हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा हिंदी का सब्जेक्ट है जीई यानी कि जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य यानी हिंदी का को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 और 2 दोनों जगह होता है। ठीक है, अगर आपने 1 में ले रखा है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को देखेंगे आपके काम आएगी। अगर आपने सेमेस्टर 2 में ये ले रखा है हिंदी का तो भी सेम ही सिलेबस होगा। ऐसा नहीं है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में अलग अलग सिलेबस है, सेम सिलेबस होगा। ठीक है, और ये वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होने वाली है। ये वन शॉट वीडियो है जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करा दूंगा। इस वीडियो से बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स जो हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें जाके जुड़ जाइए। ये कुछ क्वेश्चन पेपर हैं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के। और आप एक बार देखोगे आपके सिलेबस में जो लास्ट यूनिट है जिसमें कविता है, तो 3 कविता है। एक तो है बेटी की विदा, दूसरी है हिमाद्री तुंगश्रुंग, तीसरी है बादल को गिरते देखा। ये 3 कविता है। इसमें से अगर हम क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ व्याख्या वाले क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, और अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ एक्सप्लेनेशन वाले यानी जो 12 नंबर का क्वेश्चन होता है ये भी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, पूरा पेपर ही कवर हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में कविता से करूंगा। ठीक है, तो चलिए, एक क्वेश्चन पेपर ये है, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी देख सकते हो। अब बात करते हैं इन कविताओं की। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ कविता से, क्योंकि कविता जो है बहुत आसान है और यहाँ से आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद की जो एक छोटी सी कविता है हिमाद्री तुंगश्रुंग। ठीक है, ये सबसे छोटी कविता है, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको यही कविता कराऊंगा। इसमें अगर आप देखोगे तो ये बस इतनी छोटी कविता है। ठीक है, 4 लाइन आपको ऊपर दिखाई दे रही है और 4 लाइन आपको नीचे दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर इसको हम 2 हिस्सों में बांट दें तो ये पहला हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है आपके पेपर में क्या आ जाए, व्याख्या आ जाए। तो अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ध्यान से, तो देखो यहाँ पे व्याख्या पूछी हुई है ना, सेम लाइन है ना ये जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम लाइन है, यानी इसकी व्याख्या पूछी हुई है, तो ये पेपर में आता ही आता है। तो ये दोनों ही जो आपके भाग हैं, इन दोनों की व्याख्या मैं आपको कराऊंगा, पेपर में 100% आएगा, और आप इसे करके 8 नंबर आप वहां से अपने बना लोगे। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, तो ये जो है कविता, ये वीर रस की कविता है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई है। अब हम इसकी व्याख्या कर, अगर व्याख्या को समझेंगे तो हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो हिमांगी तुंगश्रंग जो कविता है, ये जो गीत है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो जयशंकर प्रसाद का एक नाटक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त नाटक में जो छठा दृश्य है वहां से इसको लिया गया है। ठीक है, इस गीत को लिया गया है, ये कविता के रूप में आप देख रहे हो यहाँ पे। ये वीर रस की प्रेरणादायक गीत है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रेरणादायक गीत है और वीर रस है इसके अंदर। ठीक है, तो कई स्थानों पर आज भी देखें तो ये गीत जो है राष्ट्रवादी भावना के साथ विद्यालयों में समूह गान के रूप में गाया जाता है आज के समय में भी। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कहाँ से आया ये। अब हम क्या करते हैं, इसकी साप्रसंग व्याख्या करते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा प्रसंग व्याख्या करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत गीत जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित चंद्रगुप्त जो नाटक है इसमें से लिया गया है। ये 100% क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ, वरना मैं व्याख्या नहीं कराता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, चंद्रगुप्त नामक नाटक से लिया गया है। इस गीत के माध्यम से अलका जो है वो नागरिकों को विदेशी आक्रमण के खिलाफ तैयार कर रही है, क्योंकि जो विदेश से आक्रमण हो रहा है उसके विरुद्ध तैयार कर रही है अलका, किसको, देश के नागरिकों को। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया इसका प्रसंग। अब बात करते हैं व्याख्या की। तो इसकी व्याख्या ये है कि हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है, जो सबसे ऊपर, ठीक है, शिखर है, उसमें से अपने ही प्रकाश से प्रकाशित स्वतंत्रता अपनी शुद्ध वाणी में पुकार पुकार कर तुमसे कह रही है, तुम वीरों के अमर संतान हो। ठीक है, यानी हिमालय से जो सबसे ऊपर की चोटी से आने वाली जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमको पुकार पुकार के कह रहा है कि तुम वीर अमर की संतान हो। ठीक है, अमर वीरों की संतान हो, आप ऐसे मान लो। और ये
कहते हैं कि जिनकी देह भले ही नष्ट हो जाए, यानी कि हमारे जो वीर हैं बेशक से उनका शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन उनकी जो कीर्ति है, ठीक है, उनका जो नाम है, उनका जो यश है, वो हमेशा सदैव जनमानस में निवास करता है। ठीक है, हमारे जो सैनिक हैं बेशक से वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, उनका उनका शरीर, उनकी देह जो है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन उनकी जो कीर्ति है वो हमारे मन में हमेशा से बस जाती है। ठीक है, जनमानस के मन में निवास करती है, हमारे मन में उनके प्रति सम्मान जो होता है वो हमेशा रहता है। ऐसे वीर अपने कर्तव्य के मार्ग में आने वाले विघ्नों से नहीं घबराते हैं। ठीक है, ऐसे जो वीर हैं वो कभी भी, यानी जो वीर लोग होते हैं, ठीक है, जो साहसी लोग होते हैं, उनके सामने चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितने भी विघ्न आ जाएं, वो कभी घबराते नहीं है। तो ये फिर आगे कविता कहती है, गीत कहता है कि तुम्हारे समक्ष भी ऐसे ही वीरों की परंपरा है, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, वो वीर थे, और हमारे सामने ऐसे वीर पूर्वजों की क्या है, परंपराएं हैं, जिसका पालन जो है वो हमको करना है, यानी जिसका पालन तुम्हें करना है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। आगे चलते हैं। फिर एक कविता कहती है कि कर्तव्य पथ कठिन होने पर भी सत्य पथ पर निर्भर होकर तुम भी देश कल्याण के इस मार्ग पे बढ़ते चलो। यानी जो कर्तव्य पथ है वो बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी सत्य पथ पे निर्भर होना है और देश के कल्याण के मार्ग पे हमको बढ़ते जाना है। ठीक है, बढ़ते जाना है। तुम्हारी वीरता की अमर गाथाएं जो है वो पूरी दुनिया में विख्यात हो जाएंगी, ज्योति का रूप धारण कर तुम्हारा मार्ग आलोकित करेंगी। यानी हमारी वीरता की जो गाथाएं हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया में विख्यात होगी, पूरी दुनिया उसको जानेगी और एक रोशनी की तरह हमको आगे का मार्ग दिखाएगी। अभी तुम जिन विघ्नों की कल्पना मात्र से घबराते हो, यानी जिन बाधाओं, जिन समस्याओं के नाम से घबरा जाते हो, उन पर विजय प्राप्त करने के बाद तुम्हारा साहस जो है और भी बढ़ेगा। ठीक है, कवि यहाँ पे क्या कह रहा है, इस गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है कि अभी तुम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से, विघ्नों से, बाधाओं से घबरा जाते हो ना, जब तुम इन विघ्नों पे अपनी विजय प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा साहस बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तुम इस भारत माँ के सपूत और साहसी सुपुत्र हो, यानी भारत माँ की सपूत हो, ठीक है, और साहसी पुत्र हो। अतः उसकी रक्षा करना, यानी भारत माता की रक्षा करना तुम्हारी नैतिक दायित्व, यानी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके शत्रु की सेना रूपी जो राक्षस है उसका अंत करो। यानी हमारे अंदर जो सामर्थ्य है उसका इस्तेमाल करके जो हमारे सामने जो शत्रु रूपी राक्षस हैं उनका अंत करना है और अपनी वीरता का प्रदर्शन करके, ठीक है, उनको नष्ट कर देना है। फिर कहते हैं कवि कि तुम शक्ति संपन्न हो, तुम्हारे पास शक्ति है, ठीक है, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने साहस से सदा जय प्राप्त करो, यही हमारी कामना है। ये कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझा। अब इन लाइनों को आप पेपर से पहले देख जाना, याद कर जाना। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट याद कर जाना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आना आना है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं दूसरे पहरे की। ठीक है, दूसरी जो 4 लाइनें हैं इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अशांति सैन्य सिंधु में सुवाड गनी से जलो, प्रवीर हो जाए बड़े चलो बड़े चलो। तो ये जो प्रसंग है इसमें आपको बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं ये जय शंकर प्रसाद के द्वारा उनका जो रचित वीर रसात्मक गीत है, जिसको हिमाद्री तुंगश्रृंग कहा गया है, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, इसका ये पार्ट है। इस गीत के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि देश के जो वीर सपूत हैं उसको राष्ट्र की रक्षा, यानी अपने देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पथ पे हमेशा आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरित करती है। ये कहती है कि चाहे कितना भी संकट आ जाए, आपको घबराना नहीं है, साहस के साथ रहना है, वीरता दिखानी है, आत्मबल जगाने का आह्वान करता है ये गीत। ठीक है, तो अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। तो कवि कहता है कि मातृभूमि के वीर सपूतों की जो कीर्ति है, यानी उनका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसकी असंख्य किरणें जो हैं वो अग्नि की तरह तेजस्वी होकर चारों तरफ फैल रही हैं। कहने का मतलब है कि हमारी जो मातृभूमि के जो वीर सपूत हैं, उन्होंने जो देश के लिए किया है, जो देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उसके कारण जो नाम हुआ है पूरी दुनिया में, जो कीर्ति हुई है, उसकी असंख्य किरणें जो हैं, ठीक है, रोशनी जो है वो अग्नि के समान होकर तेजस्वी होकर हमारे चारों तरफ फैल रही है। ये वीर अपनी मातृभूमि के गौरव हैं। ठीक है, ये वीर क्या है, अपनी मातृभूमि के गौरव हैं, इसलिए उन्हें किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि वीरों को साहस पूर्व शत्रुओं के, जो हमारे सामने शत्रु हैं, ठीक है, उनके विशाल जो सैन्य सागर है इसमें प्रवेश करना है, हमको अपनी प्रचंड वीरता रूपी अग्नि से उनको भस्म कर देना है। यानी हमारे सामने जो भी शत्रु हैं हमको उन शत्रुओं को क्या करना है, भस्म करना है। ठीक है, ये कविता कहती है कि
लोगों को निर्भीक यानी जो हमारे वीर हैं उनको निर्भीक होकर साहसी होकर विजयी बनने के लिए प्रेरणा देती है, यानी मोटिवेट करती है हमारे सिपाहियों को। ठीक है, फिर कहते हैं बढ़े चलो उद्घोष का ये संदेश देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आपके सामने क्यों ना आए, लेकिन देश हित के लिए, अपने देश के, ठीक है, देश के हितों के लिए और आगे आगे बढ़ते रहना है, अपनी सच्ची वीरता का प्रदर्शन करते रहना है। इसका भावार्थ लास्ट में आप बता देना कि मातृभूमि की रक्षा के लिए ये वीरों को मोटिवेट करती है कविता। ठीक है, वीरों को भय, संशय और बाधाओं को त्याग कर साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। तो यहाँ से गीत है, वैसे तो ये काव्य के रूप में हम इसको पढ़ते हैं, वैसे ये गीत था। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशनल गीत है जो हमको कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, तो इसी के बारे में आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो देखो, अब ये तो हो गया क्वेश्चन सीधा सीधा। अगर आपके सामने व्याख्या आ जाए तो आप जो 4 लाइनें आपके सामने आएंगी उसकी व्याख्या ऐसे करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है पेपर में, व्याख्या, वैसे व्याख्या तो आती ही आती है, लेकिन कई बार एक अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन, जैसे मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका व्याख्या में आ गया और 12 नंबर का सेम उसी गीत में से फिर से क्वेश्चन आ गया, तो आपके 20 नंबर का वहीं से बन जाएगा। ठीक है, कॉन्टेंट जो 20 नंबर का वहीं से आपका हो गया है। तो अब देखो क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से, या फिर अथवा कर रखा है। ठीक है, या तो आप इस कविता से या फिर बादल को घिरते देखा, इस कविता में से कविता का जो मूल कथ्य है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक बताना है। और यहीं पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि जयशंकर प्रसाद के गीतों में देशभक्ति प्रमुख भाव है, यानी इसमें आपने पढ़ा होगा देशभक्ति का प्रमुख भाव है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, इसके आधार पे आपको तर्क सहित उत्तर देना है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये जो अभी हमने जो व्याख्या पढ़ी है इसी के बारे में बताना है कि ये क्या हमको बताती है। तो अब आप बहुत आसानी से बता दोगे, बहुत सिंपल है। तो देखिए, ये जो गीत है हमको बताता है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये रचित है, हिमाद्री तुंग श्रृंग। ठीक है, ये कविता कह लो, इसको गीत कह लो। ये इनका एक नाटक था चंद्रगुप्त, उसका महत्वपूर्ण गीत था। ठीक है, तो इसका मूल कथ्य क्या है, तो ये मेन हमको बताता है वीर रस, यानी हमको वीर रस से प्रोत्साहित कर देता है, मोटिवेट कर देता है। राष्ट्र प्रेम यानी देश प्रेम की बात करता है। कर्तव्य बोध की बात करता है, यानी कर्तव्य बताता है कि हमारा कर्तव्य है। ठीक है, वीरों का क्या कर्तव्य है कि आगे बढ़ते जाना है, कितनी भी समस्याएं आए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए, शत्रुओं का विनाश करना है। ये सारी बातें हमको ये जो गीत है ये बताता है। ठीक है, और ये स्वतंत्रता संरक्षक भी है। तो ये हमने समझ लिया। अब आगे आप क्या बताओगे कि ये जो कविता है, ठीक है, या फिर आप कहोगे ये जो गीत है, इसमें जो कवि है वो देश की स्वतंत्रता को सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर का मूल्य मानते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर मानते हैं, यानी कि देश की जो स्वतंत्रता है वो सबसे ऊपर है। नागरिकों, विशेषकर युवा जो हैं और जो हमारे वीर हैं, इनको कहता है कि साहस के साथ, त्याग के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हमको अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे युवा हैं, जो हमारे वीर हैं, उनको मोटिवेट करता है ये गीत कि हमको आगे बढ़ना है, साहस के साथ बढ़ना है, त्याग के साथ बढ़ना है। ठीक है, दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। फिर कविता बताता है कि हिमालय को प्रतीक बनाकर इसमें बताया गया है कि राष्ट्र के गौरव, स्थायित्व और अडिग संकल्प को बताता है कि जिस प्रकार से हिमालय जो है वो अडिग रूप से खड़ा रहता है। ठीक है, राष्ट्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार से हमको भी क्या करना है, अडिग बनकर खड़े रहना है और अपने राष्ट्र की रक्षा करना है। फिर आगे बताते हैं कि हिमालय का जो सबसे उच्च शिखर है, यहाँ से ज्ञान और चेतना की देवी सरस्वती का आह्वान मानते हैं, यानी देशवासियों को स्मरण कराता है कि वे वीरों की अमर संतान हैं, वीरों, ठीक है, वीर जो थे हमारे पूर्वज थे, तो हमें क्या करना है, उनकी जो परंपराएं थी उसको आगे बढ़ाना है, हमें मजबूती से समस्याओं से लड़ना है। ठीक है, हमें अपने शत्रुओं का संहार करना है, इसलिए उन्हें किसी भी संकट या विदेशी आक्रमण से विचलित हुए बिना निर्भीकता से अपने कर्तव्य पथ पे अग्रसर होना है। ठीक है, कोई भी संकट हमारे सामने आए, कोई भी विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर हो जाए, तो हमको विचलित नहीं होना है, बिना डरे अपने कर्तव्य पथ पे हमको आगे चलते जाना है। फिर कवि बताते हैं कि वीरता जो है केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, यानी केवल युद्ध क्षेत्र में वीरता नहीं दिखानी, बल्कि हमें हमेशा सत्य के साथ रहना है, हमें न्याय और देशहित के मार्ग पे हमेशा आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, बिना किसी डर के। फिर कहते हैं कि जो वीर मातृभूमि के लिए अपने प्राण दे देते हैं, ठीक है, उनकी देह नष्ट हो जाती है, लेकिन उनकी कीर्ति जो है वो अमर हो जाती है। यानी कि हमारे जो वीर सैनिक जो बलिदान दे देते हैं, जिनकी शहादत हो जाती है, वो बेशक से मर जाते हैं, उनका शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी कीर्ति, ठीक है, हमेशा हमारे दिलों में रहती है और हम हमेशा अपने वीरों का सम्मान करते हैं।
इसी भाव से कविता जो है नागरिकों के मनोबल को कहीं ना कहीं मजबूत करती है और कहती है कि बढ़े चलो, ठीक है। और ये कविता हमको संदेश देती है कि बाधा हो, विपत्ति हो, कोई डर हो, उसको पार करना है हमको और आगे बढ़ते चलना है। इस प्रकार कविता का जो मूल कथ्य है वो राष्ट्रीय चेतना का जागरण, यानी लोगों के अंदर जागरूकता जगानी है, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाना है, स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, कर्तव्य निष्ठा की ये बात करती है, साहस और आत्मबल के विकास की बात करती है कविता, ठीक है। जो तत्कालीन औपनिवेशिक परिस्थितियों में जनता को प्रेरित करने वाला शक्तिशाली संदेश था। और ये कब के समय की है, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। उस समय में लोगों को मोटिवेट करती थी कि आगे बढ़े चलो, अंग्रेजों से लड़ते चलो, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है कविता। तो ये था हमारा जयशंकर प्रसाद वाली जो कविता है उससे। अब ये दो क्वेश्चन जो आपको बताएं इससे बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन के लैंग्वेज घुमा दे, लेकिन आपको आंसर यही करना है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, दो देखा था, या तो हमको हिमाद्री वाला करना था जो हम कर चुके हैं, या फिर बादल को गिरते देखा है। यानी बादल को गिरते देखा है, ये जो कविता है इसके बारे में बताना है। अब देखो इसी के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, यानी अलग अलग पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है कि नागार्जुन कृत, यानी नागार्जुन के द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है, ये जो कविता है इसका आपको सार बताना है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। यानी ये जो बादल को घिरते देखा है जो कविता है इसका आपको सार बताना है, ठीक है। तो देखिए नागार्जुन ने लिखी है कविता, जिसका नाम है बादल को गिरते देखा है, ठीक है। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति के बारे में बताया गया है, लेकिन प्रकृति के चित्रण के माध्यम से कवि जो है हमको जीवन के बारे में बताता है, समाज और समाज में होने वाला जो परिवर्तन है उसके बारे में हमको बताता है, ठीक है। कविता में कहा गया है कि जो हिमालयी क्षेत्र है वो बहुत ही सुंदर है, यानी सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो जनजीवन है, इसके अलग अलग चित्रण जो है हमको कविता में मिलते हैं। फिर कवि कहते हैं कि जो किन्नर और किन्नरियां हैं, इनका जो नृत्य है, इनका जो संगीत है, ठीक है, ये सुगंधित चंदन, मृग छाल, वंशी के मधुर ध्वनि, ये सभी दृश्य जो हैं प्रकृति और मानव जीवन के सौहार्द को दर्शाते हैं। यानी ये जो किन्नर और किन्नरी हैं ये भी ईश्वर की रचना है, ठीक है। तो इनको ज्यादातर हीन भावना से देखा जाता है, पर इनको हीन भावना ना देखकर ये भी सोचो कि ये भी ईश्वर की ही रचना है, ठीक है, ईश्वर ने इनको ही बनाया है। तो किन्नर और किन्नरियों का जो संगीत है, जो इनका डांस नृत्य है, और जो सुगंधित चंदन है, जो मृग छाल है, ठीक है, और जो बंसी की जो मधुर ध्वनि है, जो बांसुरी की मधुर ध्वनि है, ये सभी दृश्य जो है प्रकृति और मानव जीवन में को सौहार्द की ओर ले जाते हैं। फिर आगे कविता हमको बताती है कि कविता में बादलों का गिरना केवल मौसम की घटना नहीं है, बादल घिरते हैं, बरसते हैं, तो ये मौसम की घटना है, लेकिन कविता में इसको मौसम की घटना नहीं बल्कि आगे का एक संदेश के रूप में दिखाया गया है। कैसे दिखाया है, तो देखिए ये कहते हैं कि बादल का गिरना किसी मौसम की घटना नहीं बल्कि ये परिवर्तन, गति और नई संभावनाओं का प्रतीक है, ठीक है। ये परिवर्तन को दिखाता है, गति को दिखाता है, और जो नई संभावनाएं इसको बता रहा है। बादल घिरकर वर्षा का जैसे संकेत देते हैं, वैसे ही जीवन और समाज में भी हलचल होती है, संघर्ष और बदलाव की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। कवि प्रकृति के इस परिवर्तनशील रूप के माध्यम से ये बताता है कि जीवन स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। देखो जैसे बादल आते हैं, ठीक है, घटाएं घिर जाती हैं, बारिश होने का संकेत होता है, ऐसे ही हमारा जीवन जो है ना वो भी ऐसे ही चलता रहता है। हमारे समाज में हलचल होती है, संघर्ष होता है, बदलाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, प्रेम सौहार्द होता है, सब कुछ होता है। तो जीवन ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो कवि कहता है जैसे प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, कभी बरसात का मौसम है, कभी सर्दी का मौसम है, कभी गर्मी का मौसम, ठीक है, ये जैसे प्रकृति में चेंजेस आते रहते हैं, इसी तरीके से हमारा जीवन भी स्थिर नहीं है, हमारे जीवन में भी हमेशा परिवर्तन रहते हैं, यानी हमारे जीवन में भी कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। इस प्रकार कविता का सार ये है कि प्रकृति और मानव जीवन जो है एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। बादलों का घिरना जो है यहाँ पे सौंदर्य, आशा और परिवर्तन तीनों का संकेत है, क्योंकि जब बादल घिरते हैं आकाश में तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है, क्योंकि बारिश को दिखा रहा होता है। एक आशा, आशा कैसे, क्योंकि किसानों के लिए आशा होती है कि भाई बारिश आएगी, उनकी फसलों को पानी मिलेगा, और ये परिवर्तन भी दिखा रहा होता है एक तरीके से। तो इसी तरीके से जो हमारा जीवन है वो भी हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये जो दूसरी कविता थी बादल को गिरते देखा, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसमें से ये क्वेश्चन आएगा, इसमें से व्याख्या भी आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको जो बता दिया है आप इसे देख सकते हो, बाकी मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि आपके सामने ऑप्शन में होगा, आप इसमें से इनमें से कोई एक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अब मैं आपको अगली कविता बताने वाला हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी की बेटी बेटी की विदाई। इसको मैं आपको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, पूरी कविता की व्याख्या करूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप मतलब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन से काम चल जाएगा, क्योंकि दो कविता होती हैं, दोनों से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, और बीच में अथवा लिखा मिलेगा, यानी अगर आपने एक कविता नहीं पढ़ी है तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपका काम यहीं से चल जाने वाला है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है बेटी की विदा, इसको हम समझने वाले हैं। तो ये कवि जो है इसमें अपनी बेटी की शादी की बात करता है। शादी जब हो रही होती है, विदाई हो रही होती है, तो उसके बाद उसके जीवन पे क्या उसका असर होता है, ये इस कविता में हमको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकी जो लाइनें हैं सीधा सीधा अर्थ बताते हैं, ज़्यादा इसमें मतलब इतना घबराने वाली बात नहीं, एकदम सिंपल कविता है, ठीक है। तो देखिए, आज बेटी जा रही है, मिलन और वियोग की दुनिया नवीन बसा रही है। मिलन ये जीवन का प्रकाश है, वियोग जो है ये एक युग का अंधेरा है, और उभय दिशी कादम्बिनी अपना अमृत बरसा रही है, ठीक है। तो देखिए, ये प्रसंग सबसे पहले आपको लिखना है कि ये जो पंक्तियां हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित हैं। इनकी जो कविता है बेटी की विदाई या फिर बेटी की विदा, ठीक है। तो इस काव्य संग्रह से ये ली गई है, और इस पद्यांश में हम क्या देखने वाले हैं कि कवि ने बेटी के पिता से वियोग और एक नए परिवार से मिलन के विषय में लिखा हुआ है, कि जब एक बेटी विवाह के बाद अपने पिता को छोड़ जाती है, ससुराल चली जाती है, तो अपने परिवार को वो किस प्रकार से अंधेरे में छोड़ जाती है, ठीक है, उसके परिवार में किस प्रकार का एक अंधेरा हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो इसकी व्याख्या समझते हैं। कवि अपने मनोभाव यानी कवि के जो मन में भाव उठ रहे हैं उसको वो प्रकट करते हुए लिखते हैं कि पिता ने जिस बेटी को जन्म दिया, जिस बेटी को पाल पोस कर उन्होंने इतना बड़ा किया, सुख दुख को जिन्होंने महसूस किया, आज वो बेटी उससे हाथ छुड़ाकर अपने ससुराल जा रही है। यानी कि जब बेटी की शादी हो जाती है तो वो कहाँ चली जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, ठीक है। तो उस मोमेंट के बारे में इन्होंने इस कविता में लिखा है। आगे कहते हैं, एक तरफ तो पति का मिलन है, यानी कि एक तरफ वो अपने पिया अपने पति के पास जा रही है, उससे उसका मिलन होना है, तो दूसरी तरफ नई दुनिया बसाने की चाह है, ठीक है, यानी अपने पति के साथ रहेगी और एक नई दुनिया जो है वो बसाने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को, उनकी जो सखी सहेलियां थी उनसे वो बिछड़ने वाली है, ठीक है। यानी एक तरफ खुशी है कि उसको एक नया घर, नया परिवार, अपना पति मिलने वाला है, तो दूसरी तरफ गम है कि उसके माता पिता छूट जाएंगे, उसके भाई बहन छूट जाएंगे, उसकी सखी सहेलियों से उसका जो नाता है वो टूट जाएगा, ठीक है। हालांकि जो सखी सहेलियों से दोस्ती रहती है लेकिन वो केवल फोन कॉल वाली दोस्ती रह जाती है, फिर मिलना वगैरह पहले की तरह नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दोनों अद्भुत स्थितियां जो हैं वो इस समय बनी हुई हैं। आगे कहते हैं कि मिलन से, यानी एक एक जगह इन्होंने मिलन की बात करी और एक जगह इन्होंने वियोग की बात करी, ठीक है, दो शब्द है, एक मिलन और एक वियोग। तो मिलन से जहां एक तरफ जीवन में नया प्रकाश आने वाला है, नई उम्मीदें होंगी, नई खुशियां होंगी, तो वहीं बिछड़ने से पिता के घर में अंधकार का युग आरंभ हो जाएगा, क्योंकि जब बेटी विदा होके चली जाएगी तो पिता जो है वो हमेशा दुखी रहेगा, उसको अपनी बेटी की याद आएगी, ठीक है। तो ये बताते हैं कि ये खुशी और गम दोनों का अवसर है, ठीक है। दोनों दिशाओं में जो बादल की तरह ये खुशी और गम है, ये अपने आशीर्वाद के रूप में जो अमृत बरसा है उसको बरसा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक तरफ लड़की जो है, बेटी जो है, उसके जीवन में उसका दाम्पत्य जीवन शुरू होने वाला है, मायके और ससुराल दोनों तरफ से उसको आशीर्वाद मिल रहा है, यानी मायके वाले भी आशीर्वाद दे रहे हैं और ससुराल वाले भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यही आपको इस इन पंक्तियों में बताया गया था। फिर आपको ना लास्ट में एक विशेष वाला पॉइंट जरूर लिखना है। विशेष में आप बता दो, आपको पूरी कविता में हर जगह एक पॉइंट जरूर लिखना है, वो है खड़ी बोली का प्रयोग, यानी कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर आपको इसमें क्या दिख रहा है, वात्सल्य रस दिख रहा है। वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है, जिसमें जब माता पिता, जहाँ पे माता पिता की बात हो और माता पिता के बच्चे की बात हो, ठीक है, माता पिता का उसके बच्चे से प्रेम जहाँ पर हो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि माता पिता हैं, उसकी बेटी का विवाह हो रहा है, वो उससे दूर जा रही है, वो दुखी हैं, ठीक है, उसको याद कर रहे हैं, तो ये वात्सल्य रस है। फिर इसमें ससुराल पक्ष और पिता के पक्ष की संवेदनाओं का अद्भुत सामंजस्य है, यानी दोनों तरफ से बेटी को आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इतना। इसके बाद अब अगली लाइनें जो हैं इसको समझते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पंक्तियां हैं उसमें कहा गया है कि यह क्या उस घर में बजे थे वे तुम्हारे प्रथम पैंजन, ये क्या कि इस आंगन सुने थे वो सजीले मृदुल रुंझुन,
ये क्या कि इस विधि तुम्हारे तोतले से बोल फूटे, ये क्या कि इस वैभव बने थे चित्र हंसते और रूठे, आज यादों का खजाना याद भर रह जाएगा क्या, ये मधुर प्रत्यक्ष सपनों के बहाने जाएगा क्या। अब यहाँ पे क्या है, अब पिता है, बेटी की विदाई हो चुकी है, पिता जो है घर में बैठे हैं, अकेले हैं, ठीक है। अब बेटी को याद कर रहे हैं। अब याद कहाँ से कर रहे हैं, बेटी के बचपन से, ठीक है। यानी जो बचपन में जब वो बहुत छोटी थी, जब पहली बार पैंजन, बच्चों को वो नहीं पहना जाता, पैरों में पहना दिया जाता है, पायल जैसा होता है या पैंजन उसको कहा जाता है, उसमें कुछ घुंघरू होते हैं, जब वो पहली बार बच्चा चलता है तो छन छन की आवाज आती है, ठीक है। तो वो उस चीज को याद कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं। प्रसंग में आपको बताना है कि उपयुक्त पद जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। ये समर्पण जो इनका काव्य संग्रह था उसमें ये संकलित था, ठीक है। तो पिता जो है अपनी बेटी के द्वारा जो घर में बिताए गए बचपन की यादें हैं उसको सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि पिता के रूप में बेटी के बचपन की सभी जो अटकेलियां करती थी बच्ची, ठीक है, जो खेलती थी, और जो बच्चे आपको पता है कई तरह की हरकतें करती हैं जो हमें जीवन भर याद रहती हैं, तो उन चीज़ों को याद कर रहे हैं कि कैसे बेटी ने पहला कदम रखा था, पहले शब्द जब उसने बोले थे, तोतली आवाज में बोले थे, ठीक है। वो सारे चित्र जो है पिता की आंखों के सामने चल रहे हैं और वो काफी दुखी हो रहा है इन सब चीजों को याद करके। अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं डिटेल में। तो कवि जो है वो असमंजस की स्थिति में प्रश्न करता है, ठीक है। कहता है ये कैसे हो गया, जिस घर में तुमने जन्म लिया, जहां पे तुमने लड़खड़ाते कदमों से चलना सीखा, जिस घर में शैशव अवस्था में पहली बार तुम्हारे पैरों की पायल की आवाज सुनाई दी थी, वो कैसे पराया हो गया। यही वो आंगन है जिसने सबसे पहले तुम्हारी पायल के घुंघरुओं की मीठी आवाज सुनी थी, ठीक है। जब बच्चा छोटा था, पायल पहन के चलता था, चलती थी, तो उसके जो पायल की जो पहली आवाज थी, जो मीठी आवाज थी, वो पिता ने सुनी थी। अब वो उन सब चीजों को याद करके पूछता है ये कैसे हो गया, तुम मुझसे दूर कैसे चली गई, ठीक है। यही वो स्थान है जहां तुमने तुतलाते हुए बोलने का पहला प्रयास किया था, क्योंकि जब बच्चा पहली बार बोलने की कोशिश करता है तो वो साफ नहीं बोल पाता है, वो तुतलाते हुए बोलता है, ठीक है। तो तुम्हारे इस तुतलाने पर हमारे अंदर वात्सल्य की धारा जो उमड़ पड़ती थी, तुम्हारे रूठने और हंसने की यादों के चित्रों से ही इस घर का वैभव बना था, अर्थात तुम्हारी सभी क्रियाएं इस घर का रूप सौंदर्य हुआ करती थी। आज तुम यहाँ से चली गई हो, ठीक है। तो कहते हैं कि अब क्या ये घर इन यादों का खजाना मात्र रह जाएगा, क्या अब ये सब सपनों में रह जाएगा। यानी कि कवि जो है उस पिता की व्यथा को बताते हैं कि पिता कैसे अपने आप से मतलब प्रश्न कर रहा है और असमंजस में पड़ा है, दुखी हो रहा है, ठीक है। तो ये उसके बचपन की बातें आ जाती हैं यहाँ पे। फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। गोदी के बरसों को धीरे धीरे भूल चली हो रानी, बचपन की मधुरूली कूको प्रतिकूल चली हो रानी, छोड़ जानवी कूल नेह धारा की कूक चली हो रानी, मैंने झूला बांधा अपने घर झूल चली हो रानी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, प्रसंग को समझते हैं। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, जिसमें पिता जो है भावुक है, अपनी पुत्री को याद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बचपन की जो बातें थी उसको याद कर रहे हैं, उसको देखकर दुखी हो रहे हैं, अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ बतानी है। अब हम बात करते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं, अपनी पुत्री से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम अपने बचपन के जो बिताए हुए पल हैं उसको भूल चुकी हो। घर परिवार में सबकी गोद में बिताया हुआ जो वात्सल्य था, जो प्रेम भाव था, ठीक है, उन पलों को क्या तुम भूल चुकी हो। आलिंगन के आत्मीय क्षण जो वात्सल्य से भरे हृदय के थे उनको तुम भूल चुके हो। यानी जब माता पिता अपने बच्चे को अपने गले से लगाते थे, अपनी छाती से लगाते थे, तो उनको जो वात्सल्य होता था, ठीक है, जो प्रेम था उससे, क्या तुम उन सब चीजों को भूल चुके हो। फिर कहते हैं कि बचपन में जो तुम तुतलाती बोली के साथ मधुरता से अपनी बात कहती थी, आज विदाई की इस बेला में तुम उसके विपरीत आचरण कर रही हो, ठीक है। यानी बचपन में जिस तरीके से तुम आचरण करती थी, जिस तरीके से तुम तुतला कर बोलती थी, मधुरता से बोलती थी, लेकिन आज इस विदाई के समय में तुम बिल्कुल उसके विपरीत आचरण कर रही हो, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि पुत्री का मन जो है पिता से दूर जाने पर बहुत ज्यादा व्यथित है, क्योंकि जो बेटी होती है वो भी दुखी होती है, वो भी रोती है, जिसके कारण आवाज जो है उसकी भारी है, रुंधी हुई है, ठीक है, रोई है वो बहुत। गंगा नदी की वो सौंदर्यमयी किनारा जहां अपना सुख दुख हम सब बांटते थे, उसे छोड़कर अब तुम प्रेम रूपी धारा के पास जा रही हो। मैंने जो संरक्षण रूपी झूला तुम्हारे लिए आचरण के द्वारा बांधा था, अब तुम उससे मुक्त हो रही हो, अब तुम अपने घर अर्थात अपने पति के संरक्षण में जा रही हो। कहते हैं कि जब
लड़की की शादी होती है, ठीक है, उसके बाद वो अपने दूसरे घर चली जाती है, यानी अपने पति के घर चली जाती है। अब उसका संरक्षक जो होता है उसका पति होता है, लेकिन शादी से पहले जो उसका संरक्षक होता है, ठीक है, जो उसकी जिम्मेदारी निभाता है वो उसका पिता निभाता है। तो यहाँ पे वही बातें कर रहे हैं, अपने चीज़ों को याद कर रहे हैं पिता, और ये सारी बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरा गर्व समय के चरणों पर कितना बेबस लौटा, मेरा वैभव प्रभु की आज्ञा पर कितना, ठीक है, कितना छोटा है। आज उसास मधुर लगती है, सांस कटु है भारी है, तेरे विदा दिवस पर हिम्मत ने कैसी हिम्मत हारी है। तो ये आप ये बता सकते हो, ठीक है। प्रसंग मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने लिखा, आप इसे पढ़ लो, मैं सीधा व्याख्या पे चलता हूँ। तो व्याख्या देखते हैं। कवि जो है वो पिता के रूप में कहते हैं कि हे पुत्री, तुम तो मेरा गर्व हो, ठीक है, तुम मेरा अभिमान हो, परंतु समय और समाज की जो परिस्थिति है इसमें मैं फंसकर आज मैं बेबस होकर तुम्हें अपने से दूर कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है पिता जो है वो अपनी बेटी को दूर नहीं भेजना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि जो समाज की जो रीति है, जो रिवाज है, उसमें क्या होता है, लड़की जब विवाह करती है तो अपना जो मायका होती है उसको छोड़ देती है और अपने ससुराल में जाके रहती है, ठीक है, ये हमारी समाज की परंपराएं हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों में फंस के पिता बताता है कि मैं कितना बेबस हूँ, ठीक है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हें अपने से दूर कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। फिर कहते हैं कि मेरा ये धन दौलत रूपी जो संसार है, ये जो ऐश्वर्य है, सब कुछ प्रभु की आज्ञा के सामने अत्यंत छोटा है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है तुम्हें अपने पास रखने का कोई भी उपाय मेरे पास नहीं है। समय के समक्ष मैं बहुत ही तुच्छ प्राणी हो चुका हूं, यानी मैं चाह कर भी तुमको अपने पास रोक नहीं पा रहा हूं। फिर आगे कहते हैं कि हे प्रिय पुत्री, आज तुम्हें विदा करते हुए जो मेरा मन भारी हो रहा है, सिसकियां जो तुम्हें मुझसे अलग होने के कारण बराबर चल रही हैं, वो मधुर लग रही हैं, ठीक है। सांस जो है वो जीवन जीने के लिए तो जरूरी है, लेकिन ये भी आज मुझको कड़वी लग रही हैं। तुमसे बिछड़कर जीवन जीने की कोई अर्थ जो है वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारी विदाई के अवसर पर मेरी स्थिति जो है वो अत्यंत दीन हो गई है, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं बहुत रो रहा हूँ, ठीक है। ये पिता पिता का दर्द है। सांसारिक रीति रिवाजों के समक्ष मैं हार चुका हूँ, मेरी सारी हिम्मत जो है वो खत्म हो चुकी है, मैं चाह कर भी तुम्हें अपने पास नहीं रोक पा रहा हूँ। ये एक पिता कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कैसा पागलपन है, मैं बेटी को भी कहता हूँ बेटा, ठीक है, कड़वे मीठे स्वाद विश्व के स्वागत कर सहता हूँ बेटा, तुझे बिदाकर एकाकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा, दो आंसू आ गए समझता हूँ उनसे बहता हूँ बेटा। तो ये प्रसंग आपको पढ़ना है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि तुम मेरी बेटी हो जो एक दिन विदा होकर मुझसे दूर जाओगी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे के रूप में देखा है, ठीक है। अब कवि यहाँ पे बहुत दुखी हैं, कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मैं कैसा पागल व्यक्ति हूँ, मैं अपनी बेटी को बेटा कहता रहा हूँ, ठीक है। बेटा जो होता है वो घर में रहता है, वो दूसरे की लड़की को ब्याह कर लाता है, अपने घर में रखता है, ठीक है, यानी बेटा घर छोड़ के नहीं जाता है, बेटी घर छोड़ कर जाती है, ठीक है, लेकिन वो अपनी बेटी को बेटा कहते आ रहे हैं। कहते हैं कि मैं कैसा पागल हूँ, ये भूल गया कि एक दिन तुम्हें विदा होकर मुझसे दूर जाना है, ठीक है, दूसरे घर चले जाना है। एक लाचार पिता का मन जो है वो बहुत ही संवेदनशील हो रहा है। दुख सुख से भरे सारे पल जो है मैंने तुम्हारे सहारे जी लिए, अर्थात संसार में जीवन जीते हुए जो कड़वे या मीठे अनुभव हुए उनको मैंने तुम्हारे पालन पोषण के बहाने भुला दिया, ठीक है। तो एक लाचार पिता, उसका मन जो है बहुत दुखी है, बहुत भारी है, बहुत ही संवेदनशील हो रहा है वो, और अपने दुख सुख के सारे पल जो थे वो बताता है कि मैंने तुम्हारे सहारे जी लिए, यानी संसार में जीवन जीते हुए जो कड़वे और मीठे अनुभव थे उनको मैंने तुम्हारे पालन पोषण के लिए बहा दिया, मैं सब कुछ भुला दिया। मतलब पिता सब कुछ भुला देता है, खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदता वो सही, लेकिन बच्चों को कपड़े दिलाता है, ठीक है। तो अब तुम्हारी विदाई के अवसर पर मैं अकेला हो गया हूँ, तुम्हें विदा करते हुए मैं अत्यंत लाचार तथा अभिमान रहित महसूस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें चाह कर भी अपने पास नहीं रख पा रहा हूँ, ठीक है। पिता कहता है कि मैं तुम्हें विदा करते हुए इतना दुखी हो रहा हूँ, इतना लाचार महसूस कर रहा हूँ, इतना अभिमान रहित महसूस कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने पास रखना, तुम्हें मैं अपने पास रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास रोक नहीं पा रहा हूँ। और इस अत्यंत मार्मिक क्षण, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो जाता है, जब तुम अपने जीवन साथी के साथ सुनहरे भविष्य को सजाने जा रही हो,
तब मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उनमें मैं संपूर्ण बह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जब तुम जा रही हो मुझे छोड़कर, तो मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं ना उसमें से सब कुछ बह रहा है मेरा। ठीक है, सब कुछ बहने का मतलब है मेरे सारे दुख, मेरे सारे भाव, मेरे सारे इमोशंस जो है वो बह रहे हैं। नेक्स्ट है कि बेटा आज विदा है तेरी, बेटी आत्मसमर्पण है ये, जो बेबस है जो ताड़ित है उस मानव ही का प्रण है ये। सावन आवेगा क्या बोलूंगा, हरियाली से क्या हरियाली से कल्याणी, भाई बहन मचल जाएंगे लादो घर की जी जी रानी, मेहंदी और महावर मानो सिसक सिसक कर मनोहर करेंगी, बूढ़ी सिसक रही सपनों में यादें इसको प्यार करेंगी। ठीक है, अब देखो ये आपको यहाँ पे बताना है कि इस पद्यांश में कवि ने बेटी के पिता से वियोग और एक नए परिवार के मिलन के विषय में लिखा है। ठीक है, व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि कवि कहता है बेटा जब आज मैं तुझे विदा कर रहा हूं तब अपनी सारी शक्ति को समेट कर सारी हिम्मत कर रहा हूं। ठीक है, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है मैं हिम्मत करके अपने बच्चे को किसी दूसरे को दे रहा हूं। अपनी पुत्री रूपी जीवन की सबसे मूल्यवान चीज तुम्हारे जीवन साथी को सौंप रहा हूं। यानी जो लड़की है, बेटी है, उसके लिए वो उसके जीवन की सबसे मूल्यवान चीज है और वो अपने जीवन की सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान चीज जो है वो अपने उसके पति को दे रहा है। ठीक है, पिता यहाँ पे बहुत इमोशनल होता है और कहता है मैं सांसारिक परंपराओं के आगे बेबस हूँ, लाचार हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो किसी प्रण को तोड़ने का दंड मुझे दिया जा रहा है। ठीक है, मैंने कोई प्रण तोड़ा है जिसकी सजा मुझे इस तरीके से मिल रही है। अर्थात हे प्रिय पुत्री, तुम्हारे साथ रहने का जो प्रण मैंने लिया था वह टूट रहा है, जिसके कारण मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत ज्यादा लाचार हूँ। ठीक है, जब सावन का मौसम आएगा चारों तरफ हरियाली हो जाएगी, तब छोटे भाई बहन तुमको याद करेंगे, तुमको पुकारेंगे। ठीक है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मेहंदी और पैरों पर लगने वाला जो महावर होता है, जो एक कलर होता है जो पैरों पे लगाया जाता है, ठीक है, महावर भी तेरा इंतजार करके रोएंगे और मन ही मन तुझे पुकारेंगे। अर्थात याद करेंगे तो मैं तुझे कैसे लेकर आऊंगा। जब बच्चे याद करेंगे, तेरे भाई बहन तुझको याद करेंगे तो मैं तुझे कैसे लेकर आऊंगा, मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा। तुम्हारी माँ जब सिसक सिसक कर सपनों में तुम्हें याद करेगी तो मैं कैसे उसको समझाऊंगा। यहाँ पे एक जो दुखी पिता है, जो एक लाचार पिता है, जो एक बेबस पिता है, वो अपनी बेटी को लेकर ये बातें याद कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, अगली पंक्तियों पे चलते हैं। दिवाली आवेगी, होली आवेगी, आवेंगे उत्सव, जीजी रानी साथ रहेगी बच्चों के ये कैसे संभव, भाई के जी उठेगी कसक, सखी सिसक कर उठेगी। ठीक है, रो जाएगी माँ जो है, उसके जी में ज्वार उठेगा, बहन जो है वो कहकर पुकार उठेगी। तो यहाँ पे हम समझते हैं क्या कहना चाहता है कवि। कवि कहते हैं कि कवि याद करते हुए लिखते हैं कि होली दिवाली उत्सव जब आएंगे तो जो बच्चे हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, वो अपनी जीजी रानी को याद करेंगे, यानी अपनी दीदी को याद करेंगे। जो शरारतें, जो अटकेलियां तुम सब मिलकर करते थे, उन्हें याद करके भाई के मन में टीस उठेगी। सहेली भी क्या है, अकेलेपन के कारण सिसकियां भरेगी। माँ जो है वह हर्ष के दिन भी मन में ज्वार भाटे की भांति उमड़ उमड़ कर तुमको याद करेगी, दुखी होएगी और रोएगी। बहन जो है बार बार तुम्हें पुकार रही होगी, ऐसे में मैं क्या कह सकूंगा, मैं तुम्हारे घर में साथ ले आऊं, अब ये कैसे संभव हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर में साथ कैसे ले आऊं, ये कैसे पॉसिबल होगा। मैं भी भावुक होकर उनके साथ रोने लगूंगा। अर्थात बेटी की जो चंचलता है, जो चपलता है, ठीक है, ना होने के कारण मायका जो है वो बिल्कुल सूना लगेगा, बिल्कुल बेजान लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तब तब क्या होगा झूम झूम कर जब बादल बरस उठेंगे रानी, कौन कहेगा उठो अरुण तुम सुनो और मैं कहूँ कहानी, कैसे चाचा जी बहलावे चाची कैसे बाट निहारे, कैसे अंडे मिले लौट कर चिड़िया कैसे पंख पसारे, आज वासंती दृगो बरसात जैसी छा रही, मिलन और वियोग की दुनिया नवीन बसा रही। ठीक है, व्याख्या समझते हैं। कवि जो है अपने दुखी मन की व्यथा प्रकट करते हैं और लिखते हैं कि जब तुम ससुराल चली जाओगी तब कौन इन झूम झूम कर बरसते हुए बादलों का आनंद लेगा। ठीक है, सूर्योदय के समय कौन मुझे नींद से जगाएगा।
अपनी बात कौन बताएगा? तुम्हारे चाचा जी जो हैं तुम्हारे साथ खेलकर अपने मन बहलाते थे जो, अब कौन उनके साथ अटके लिया करेगा? चाची जो है अब वो किसका इंतजार करेगी? ये संसार की बुरी परंपरा है। जिस प्रकार अंडों से निकलकर एक बार चूजे उड़ जाते हैं, फिर चिड़िया चाहे कितनी भी पंख पसार ले, लेकिन चूजे कभी भी वापस अंडे में नहीं आते। उसी प्रकार एक बार बिटिया की विदाई होने पर, लाख बार याद करने व बुलाने पर बिटिया जो है वो वापस अपने घर लौट नहीं पाती। हे प्यारी बेटी, जब मैं तुम्हें ससुराल भेज ठीक है, जब कहते हैं कि जब मैं तुम्हें ससुराल भेज रहा हूँ, यानी कहते हैं हे प्यारी बेटी, जब मैं तुम्हें ससुराल भेज रहा हूँ तो हर आंख में तुम्हारे लिए बसंती सपने हैं। ठीक है, बहुत सारे सपने हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए मंगल कामना कर रहा है, लेकिन तुम्हारे वियोग के कारण आंखों से लगातार बहने वाले जो आंसू हैं, ठीक है, आंसुओं की जो बरसात है, आंसुओं के कारण बरसात का मौसम यहाँ बसा बना हुआ है, क्योंकि हर कोई रो रहा है, सबकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं हे प्रिय पुत्री, आज एक तरफ तुम प्रणय सूत्र में बंद कर नई दुनिया बसा रही हो, साथ ही अपने घर से पराई भी हो रही हो। यानी एक तरफ तुम जा रही हो एक दूसरी दुनिया बसाने, तो एक तरफ तुम अपने घर से पराई हो रही हो। एक का मिलन तथा दूसरे का बिछोड़ने की ये जो परंपरा है, ये हमेशा से चली आ रही है। ठीक है, बेटी अपने ससुराल जा रही है। तो यहाँ पे ये जो कविता है खत्म हो जाती है। थोड़ी इमोशनल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बेटी की विदाई कविता की मूल संवेदना बताओ। अगर अभी तक आपने कविता की व्याख्या अच्छे से समझ ली है तो आप इसको बहुत आराम से बता दोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन पे। तो बेटी की विदाई जो कविता है, इसकी मूल संवेदना क्या है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जो है, उनकी जो कविता है बेटी की विदाई या बेटी की विदा, इसमें मानवीय भावना जो है, खासकर जो पिता और पुत्री का बीच में जो प्रेम होता है, जो वात्सल्य होता है, और जो वियोग होता है, ठीक है, जब वो एक दूसरे से बिछड़ते हैं, यानी जब जो बेटी होती है वो अपने पिता से बिछड़ कर जाती है, कहाँ जाती है? अपने ससुराल में जाती है। तो पिता के अंदर जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, वो इसमें बताई गई है। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था कि पिता जो है वो नहीं चाहता है उसकी बेटी उसको छोड़कर दूर जाए, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था है, एक ऐसी परंपरा है जो उसको फॉलो करनी है, क्योंकि पिता भी तो किसी की बेटी को लाया होगा ना अपने घर, तो उस समय भी यही रहा होगा। तो ये परंपरा है, चलती हुई आ रही है। ठीक है, और आत्मसमर्पण की अत्यंत ये मार्मिक अभिव्यक्ति है, यानी बहुत इमोशनल कर देने वाली, रुला देने वाली ये अभिव्यक्ति है। तो ये कविता केवल एक बेटी की विदाई का चित्र नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से कवि ने जो भारतीय पारिवारिक व्यवस्था है, जो हमारी समाज की जो परंपरा है, एक पिता के टूटते हुए मन को बहुत ही संवेदनशील ढंग से उसने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। क्योंकि हर घर की कहानी है। ठीक है, हर घर में यही होता है, विवाह होता है, विवाह के बाद जो लड़की होती है, पुत्री होती है, वो चली जाती है अपने ससुराल। तो हर घर में पिता के साथ यही स्थिति होती है। इस कविता की मूल संवेदना का केंद्र जो है वो पिता का भावुक और असहाय मन है, क्योंकि पिता जो है बहुत इमोशनल है, बहुत दुखी है, उसका मन जो है वो बिल्कुल बेबस फील कर रहा है। ठीक है, तो पिता अपनी बेटी को जीवन का सबसे अनमोल धन मानता है, लेकिन बेटी का बचपन को याद करता है, उसकी जो तुतलाती बोली थी, उसकी जो अटखेलियां थी, हंसी मजाक, रूठना, वो सारी जो स्मृतियां थी, जो यादें थी, वो पिता के मन में जीवित है। अब बेटी चली गई है, तो पिता जो है अपने मन में उन बातों को याद करता है और रोता है, दुखी होता है। ठीक है, जब वो बेटी जब वही बेटी विवाह के बाद ससुराल जाने लगती है, तब पिता का जो हृदय है वो गहरे वियोग और शून्यता से भर उठता है। कविता में पिता की असहायता, ठीक है, वो दिखाता है कितना असहाय है पिता। सामाजिक व्यवस्था जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वो जानता है कि बेटी को रोक पाना उसके लिए असंभव है। ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो नहीं रोक सकता, क्योंकि समाज की परंपरा है, विवाह की मर्यादा है, ये सब उसके सामने है। ठीक है, तो इस स्थिति पे आके पिता जो होता है, कहीं ना कहीं उसका साहस जो है वो टूटने लगता है। ठीक है, यही कारण है कि वो स्वयं को लाचार, बेबस और पराजित महसूस करता है। इस कविता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो संवेदना है वो है आत्मसमर्पण। ठीक है, फिर बाद में पिता क्या कहता है, ठीक है जाओ, और दुखी होता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको लास्ट में यही करना है, उसको भेज देना है। ठीक है, तो पिता अपनी बेटी को विदा करते समय अपने जो जो उसके हृदय में जो मूल्यवान वस्तु है, ठीक है, जो उसके जीवन साथी को सौंप रहा है, यानी उसके लड़की के पति को, यानी अपने दामाद को जो चीज सौंप रहा है, वो उसके जीवन की सबसे कीमती बहुमूल्य है उसके जीवन में।
ये समर्पण केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि एक भावनात्मक त्याग है। पिता का ये जो त्याग है कविता को बहुत ज्यादा करुण और मार्मिक यानी इमोशनल बना देता है। ठीक है, कविता में प्रकृति बिंबों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि इसमें सावन का मौसम है, हरियाली की बात है, बादल की बात है, पायल की ध्वनि की बात है। ठीक है, ये सब प्रतीक है, प्रतीक बनकर कहीं ना कहीं पिता के मन में एक वियोग ला रहे हैं, एक पीड़ा, मतलब पीड़ा को उभारते हैं, जिसकी वो सोचता है उन चीजों के बारे में कि जब बरसात के दिन आएंगे तो फिर उसका आनंद कौन लेगा। ठीक है, जो बच्चे की जो पायल की पहली आवाज थी वो उसको याद करता है, उसके तुतलाने की आवाज को याद करता है और पिता दुखी हो जाता है। फिर वो इसमें चूजे और चूजों के अंडों का भी एग्जाम्पल दे रखा है, उसको एक रूपक की तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है। यानी बेटी एक बार विदा हो जाए तो वो घर लौटकर नहीं आती है। अंततः कहा जा सकता है कि बेटी की विदाई की मूल संवेदना जो है उसमें वात्सल्य है, करुणा है, उसमें वियोग है, सामाजिक व्यवस्था है, भावनात्मक आत्मसमर्पण की संवेदना है। ठीक है, तो ये कविता जो है पाठक यानी पढ़ने वाले के जो हृदय को स्पर्श करती है, उसे पिता पुत्री के संबंध की गहराई का अनुभव कराती है। यही कारण है कि ये कविता हिंदी साहित्य में एक बहुत ही इमोशनल, ठीक है, मार्मिक और मानवीय काव्य रचना के रूप में स्थापित की गई है। तो यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन है खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसी लगी आपको ये कविता आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन आपको करना है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताना है। ठीक है, तो जो संत काव्य थे उस समय में अगर आप देखोगे जो भी काव्य आया है, जो भी कविताएं आई हैं, उसमें निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की बात है। यानी संत काव्य में ईश्वर को निर्गुण माना गया है, निराकार माना गया है, अजन्मा माना गया है। ठीक है, यानी ईश्वर जो है वो किसी मूर्ति या बाह्य रूप से नहीं है बल्कि अंतरात्मा में हमारे विद्यमान माना जाता है। तो ये सबसे पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरी विशेषता है इस समय की कि ज्ञान को मोक्ष का साधन माना गया है। तो संत कवि क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है ना, जो बोध है, इसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। अज्ञान को बंधन और ज्ञान को उद्धार का मार्ग ये बताते हैं। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। थर्ड पॉइंट है कर्म कांड और पाखंड का विरोध। इस समय में जो कर्म कांड थे, जैसे मान लो मूर्ति पूजा होती थी, तीर्थ यात्राएं होती थी, व्रत रखे जाते थे, कई जगह पे जाति भेद था। ठीक है, कई जगह पे बाहरी आडंबर का इस्तेमाल किया जाता था। तो इन सबको बहुत गलत माना गया है, यानी इन सभी चीजों का कड़ा विरोध किया गया है। सच्ची भक्ति जो होती है वो हृदय की शुद्धता से होती है। सच्ची भक्ति को हृदय की शुद्धता से जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु की महत्ता। संत काव्य में गुरु जो है इनको ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही ब्रह्म ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मानवता और समानता का संदेश। जाति, वर्ग, धर्म का भेदभाव निषेध, यानी किसी प्रकार का जाति को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, वर्ग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें निषेध मानी गई है। और कहा गया है कि मानव मात्र की समानता और भाईचारे पर बल दिया गया है। ठीक है, यानी मानवता की समानता की बात चलती है इसमें। और नेक्स्ट है सामाजिक सुधार की चेतना। छुआछूत, ये जो कुप्रथा है, ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है, अंधविश्वास जो होता है, शोषण जो किया जाता है, ये सब समाज की बुराइयां हैं। ठीक है, यानी समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं। तो संत काव्य में इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाई गई है, यानी कि ये जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, इन सब के खिलाफ संत काव्य में आवाज उठाई गई है। सातवां पॉइंट है सहज साधना। कठिन योग साधना के स्थान पर सहज, सरल और आंतरिक साधना पे बल दिया गया है। कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत कठोर तपस्या करते हैं, कठोर योग साधना करते हैं, तो उन्होंने इस चीज को सही नहीं माना। इन्होंने कहा कि बिल्कुल सहज, सरल, एकदम सिंपल, ठीक है, आंतरिक रूप से हमको साधना करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, इस पे ज्यादा ये महत्व देते हैं। फिर नेक्स्ट है लोक भाषा का प्रयोग। यानी जो संत काव्य है, इसमें आप जो भी लिटरेचर पढ़ते हो उसमें जो भाषा है वो सदुक्कड़ी, ठीक है, ये जो साधु लोग होते थे, इधर से उधर घूमते थे, लोकल लैंग्वेज में जो अपने संदेश देते थे, ठीक है, वो भाषाएं हैं लोक भाषाएं, यानी कि जो बोली जाने वाली भाषा थी वहां पे, जैसे अवधी हो गई, ब्रज हो गई, खड़ी बोली हो गई, इन सारे चीजों के, इन सभी लैंग्वेज के तत्व उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, सभी बोलियों के तत्व मिल जाते हैं। फिर प्रतीकात्मकता और उलटवासी, जो बहुत गहरे आध्यात्मिक भाव होते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में उलटवासी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो उलटवासी शैली में भी आपको दिखेगी। फिर वैराग्य और आत्मबोध, सांसारिक मोह माया से दूर होना, विरक्त होना, आत्मज्ञान की प्राप्ति पे ये बल देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके पॉइंट थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद करके जाने हैं पेपर में।
अब बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन की भूषण के पदों की मूल संवेदना के बारे में बताना है, यानी जो भूषण कवि हैं इनके जो पद हैं उसमें क्या बातें आपको मिलती हैं। तो भूषण जो है वो रीति काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनके जो पद थे उसकी मूल संवेदना अगर आप देखोगे तो उसमें वीर रस है, ठीक है, यानी ये वीरता वाली जो पद हैं उसको लिखा करते थे। तो इनकी जो भी काव्य रचना है, जो भी ये कविताएं लिखते हैं, उसका जो केंद्रीय भाव मिलेगा आपको, उसमें वीरता की बात होगी, शौर्य की बात होगी, पराक्रम की बातें होंगी, स्वाभिमान की बात होगी, राष्ट्र गौरव की बातें होंगी, ठीक है, यानी ये वीर रस से युक्त जो कविता होती है उसको ये लिखा करते हैं। फिर भूषण के जो पद है उसमें केवल आपको सौंदर्य या अलंकरण तक सीमित नहीं है, केवल आपको अलंकारों का प्रयोग इतना सीमित मत मानना, ठीक है, बल्कि इसमें और भी ज्यादा है। और ज्यादा क्या, तत्कालीन जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति थी, यानी जिस समय जिस काल के भूषण थे उस समय में जो सामाजिक परिस्थिति थी, जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में आत्मसम्मान और प्रतिरोध की चेतना को भी स्वर देते हैं, ठीक है। इनके जो पद है उस समय की सिचुएशन से लड़ना भी सिखाते हैं। अब बात करते हैं, एक एक करके पॉइंट में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है वीर रस की प्रधानता, यानी भूषण के जो पद हैं उसमें आपको युद्ध के दृश्य दिखेंगे, शत्रु का संहार दिखेगा, रण कौशल दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों का चित्रण इनके पदों में मिलता है। इनका उद्देश्य क्या था, जो पाठक है, जो श्रोता है, उनमें उत्साह बढ़ जाए, ठीक है, साहस की ज्योति जगाना, ठीक है, और निर्भीकता को जगाना, यानी भय को खत्म करना, ये इनका उद्देश्य था। यही कारण है कि उनके जो पद है उसमें आपको ऊर्ज दिखेगा, तेज दिखेगा, ठीक है, दृढ़ता दिखेगी, तीव्र भावावेग दिखाई देंगे, यानी कि उसको पढ़ के आप बिल्कुल कहीं ना कहीं भावुक हो जाओगे, आप एकदम मतलब वीर रस से भरपूर हो जाओगे, उत्साहित हो जाओगे। इस तरीके की इनकी रचना होती थी। फिर सेकंड पॉइंट है कि राष्ट्र गौरव और स्वाभिमान। भूषण की संवेदना में देश और समाज के प्रति गौरव बोध प्रमुख है, ठीक है। इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें अपने देश का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान और समाज के प्रति और समाज की जो संस्कृति है उसके प्रति कहीं ना कहीं गौरव की बात की जाती है, ठीक है। ये अत्याचार के खिलाफ खड़े होने और स्वराज यानी स्वतंत्रता चेतना को पुष्ट करने वाले भावों को उभारते हैं, क्योंकि जो समाज में शोषण होता है, जो समाज में अत्याचार होता है, जो कुरीतियां फैली हैं, उसके खिलाफ उठ खड़े होने के लिए इनकी जो कविता है वो मोटिवेट करती है, इनके जो पद है वो मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और इनकी जो कविता है वो केवल व्यक्तिगत शौर्य की बात नहीं करती, बल्कि सामूहिक आत्मसम्मान का भी घोष बन जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यथार्थ और संघर्ष चेतना, यानी इनके जो पद हैं वो कल्पना लोक में नहीं बल्कि यथार्थ के संघर्ष में खड़े हैं, ठीक है, यानी कि काल्पनिक चीजें इनके रचनाओं में आपको नहीं दिखेगी, बल्कि जो यथार्थ, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसका संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। सत्ता, युद्ध, वीरता के प्रसंग, इसमें जो उस समय का जो युग था, उस समय के युग में जो संघर्ष था वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यही यथार्थ बोध जो है उनकी संवेदना को कहीं ना कहीं प्रभावी बनाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो रचनाएं करी उसमें कल्पनाएं नहीं डाली, बल्कि जो सच्चाई थी समाज की, जो समाज में संघर्ष था, उसके बारे में ये लिखते थे, ठीक है। अब इनकी जो लिखने की भाषा शैली है वो कैसी है, तो भूषण की भाषा जो है वो बहुत ही सशक्त, संक्षिप्त और ओजपूर्ण है, ठीक है। कम शब्दों में बहुत गहरे अर्थ को ये लिख देते हैं, अलंकारों का प्रयोग भी करते हैं, और ठीक है, अलंकारों का प्रयोग जो है वो भावों को तीव्र करने के लिए करते हैं, किसी चीज को ढकने के लिए नहीं करते, ठीक है। इनकी जो कविताएं होती है वो वीर रस से कहीं ना कहीं परिपूर्ण होती हैं। लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है कि संक्षेप में आप ये बता दोगे कि भूषण के पदों की जो मूल संवेदना है वो वीरता केंद्रित होती है, राष्ट्र उन्मुख होती है, स्वाभिमान परक होती है, ठीक है। उनकी रचनाओं में आपको शौर्य मिलेगा, साहस देखने को मिलेगा, संघर्ष देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं वास्तविकता, रियलिटी, जो यथार्थवाद होता है ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बातें आपको बतानी है। अब अगला क्वेश्चन है बिहारी। बिहारी का भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि बिहारी की अभिव्यक्ति शिल्प पर प्रकाश डाले, यानी बिहारी जो लिखते थे, जो इनकी रचनाएं थी, उसकी जो शिल्प है, ठीक है, उसकी जो विशेषता है वो आपको बतानी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसी का कि बिहारी का काव्य जो था, यानी इनकी जो रचनाएं जो थी, काव्य जो कविताएं लिखते थे, वो गागर में सागर है, आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को इन्होंने घुमा के पूछा है। कुल मिला के बिहारी जो थे उनकी जो रचनाएं थी और रचनाओं की जो विशेषता थी ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, बिहारी जो है हिंदी साहित्य के रीतिकाल के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे फेमस कवि है। इनका जो काव्य ग्रंथ है बिहारी सतसई, ठीक है, ये बिहारी सतसई में इनकी सारी रचनाएं मिलती है।
तो अगर इसे हम अभिव्यक्ति शिल्प के नजरिए से देखें तो हिंदी काव्य की सबसे अनूठी उपलब्धि है। बिहारी की जो अभिव्यक्ति शिल्प की अगर हम मुख्यतः विशेषताओं की बात करें अगर हम, तो इसमें आपको संक्षिप्तता दिखेगी, यानी कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ मिलेगा। चमत्कार देखने को मिलता है, गूढ़ता यानी बहुत गहराई देखने को मिलेगी, ठीक है। अलंकार की प्रधानता यानी बहुत सारे अलंकारों का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनकी रचना की विशेषता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है संक्षिप्तता और गहन भाव, यानी शॉर्ट में लिखते हैं लेकिन बहुत गहरा उसका अर्थ होता है। तो बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो जो दोहे जैसे जो छोटे छोटे छंद लिखते हैं उसमें अत्यंत गहरे और व्यापक भाव व्यक्त करते हैं। यानी कि बस 2 लाइन का दोहा लिख देंगे, ठीक है, छोटे छोटे छंद लिख देंगे, लेकिन उसका अर्थ जो होगा वो बहुत गहरा होगा। इतना संक्षिप्त में लिखते हैं और इतनी गहराई वाली बातें लिखते हैं। कम शब्दों में अधिक अर्थ कहना उनकी अभिव्यक्ति कला का मूल गुण है, यानी कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ बता देते हैं। इसी कारण उनके जो दोहे हैं उसको गागर में सागर के समान माना गया, ठीक है। यानी एक गागर में सागर भर देना, कहने का मतलब है छोटे से स्पेस में इतना इतना ज्यादा ज्ञान भर देते हैं, इतनी ज्यादा गहरी बातें लिख देते हैं कि पढ़ने वाला कहता है कि वाह क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये इनका सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरा है अलंकारों का सही प्रयोग, कुशल प्रयोग। तो बिहारी की जो अभिव्यक्ति है, ये जो भी लिखते हैं तो उसमें आपको श्लेष, उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, ये सारे अलंकार जो है आपको उसमें दिखेंगे, ठीक है। अलंकारों का सही इस्तेमाल करते हैं। अलंकार उनके यहाँ केवल सजावट नहीं है बल्कि भाव को प्रभावी बनाने का साधन है, ठीक है। अलंकार आप समझते होंगे, अलंकार क्या होता है, आपने कई प्रकार के अलंकारों को पढ़ा होगा। ये क्या होता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा है श्रृंगार रस की सजीव अभिव्यक्ति। बिहारी के जो काव्य है इसमें श्रृंगार रस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस श्रृंगार रस जिसमें प्रेम होता है, प्यार होता है, ठीक है, जुदाई यानी कि बिछड़ना होता है, ठीक है, दर्द, तकलीफ, ये सारी चीजें होती है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार रस से भी प्रेरित है। इसमें नायक नायिका यानी जो नायक और नायिका हैं इनके भाव आपको दिखेंगे, इनका मिलना बिछड़ना यानी संयोग और वियोग दिखेगा, इनके हाव भाव और मनोवैज्ञानिक जो स्थितियां हैं उसको आप बहुत सूक्ष्मता से आप इसको पढ़ सकते हो, बिल्कुल सजीव तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जो बहुत इनकी भाषा जो है प्रभावशाली, आप ऐसा बता सकते हो। फिर गूढ़ता और व्यंजना, यानी बिहारी की जो अभिव्यक्ति है वो सीधी ना होकर व्यंजना प्रधान है, ठीक है। अब व्यंजना प्रधान का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कुछ कविताएं होती हैं वो सीधी सीधी लिखी होती है, आप पढ़ोगे एक एक लाइन का मतलब आप तुरंत ही समझ जाओगे, क्यों, क्योंकि सीधा सीधा उसका अर्थ निकलता है। लेकिन इनकी जो कविताएं होती है वो ऐसी नहीं है, ये लिखेंगे कुछ उसका अर्थ निकलेगा कुछ, यानी बहुत गहरा अर्थ छुपा होता है इनकी एक एक शब्द में। तो इनके जो दोहे हैं उसका जो वास्तविक अर्थ है यानी जो रियल अर्थ है वो कई बार पाठक को सोचने के लिए मजबूर कर देता है, इतना गहरा ये लिखते हैं, ठीक है। यही गूढ़ता जो है उनके काव्य को एक उनकी जो विद्वतापूर्ण यानी उनकी विद्वानता का दिखाता है कि कितने विद्वान हैं, कितने सक्षम है ये लिखने के लिए। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है भाषा शैली, यानी ये जो लिखते हैं इसकी भाषा जो है ज्यादातर ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, ठीक है। इनकी भाषा में ब्रज भाषा है जो माधुर्य और लक्षणिकता को पूरी तरीके से दिखाती है। शब्द चयन यानी जो ये शब्द का चुनते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं, ठीक है। हर शब्द जो है वो भाव संप्रेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा में अनावश्यक विस्तार आपको नहीं दिखेगा, यानी फालतू की चीजें नहीं कि खूब बड़ा चढ़ा के लिख दिया, कम शब्दों में ही बहुत गहरा अर्थ बता देंगे। फिर नेक्स्ट है बौद्धिक चातुर्य। तो बिहारी की जो अभिव्यक्ति शिल्प है इसमें अगर हम देखें तो बौद्धिक चमत्कार आपको दिखाई देगा। उनके दोहे जो हैं केवल भावनात्मक नहीं है, केवल भाव इमोशन से भरे हुए नहीं है, बल्कि उसमें आपको तर्क भी दिखेगा, लॉजिक भी दिखेगा, ठीक है। उसमें सूझबूझ, चतुराई भी दिखेगी, तो जो पाठक को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, पाठक को कहीं ना कहीं आकर्षित करती है, ठीक है, इनके जो लेखन है उसको पढ़ने के लिए। लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है कि इस प्रकार बिहारी का अभिव्यक्ति शिल्प जो है वो संक्षिप्त में है, अलंकार प्रधान होता है, व्यंजनात्मक होता है और कलात्मक होता है, ठीक है। बहुत कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ बता देते हैं और रीतिकाल के ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा का परिचय दीजिए। यहीं पे एक और शब्द आ जाता है राजभाषा। तो एक टॉपिक हो गया राष्ट्रभाषा, एक हो गया राजभाषा और एक हो गया संपर्क भाषा, यानी 3 टॉपिक आपके मेन है। मैं आपको इस क्वेश्चन में, हालांकि इसमें तो देखो 2 ही पूछे हुए हैं, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के बारे में आपको बताना है, लेकिन मैं आपको राजभाषा भी बता दूंगा ताकि अगला क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे, राजभाषा पूछे तो आप आराम से कर पाओ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रभाषा का परिचय। राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा होती है? तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र यानी किसी देश की राष्ट्रीय पहचान,
उसकी सांस्कृतिक एकता और उसकी भावनात्मक एकजुटता का प्रतीक होती है। ठीक है, यानी कि आप इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो कि किसी देश में जो बहुसंख्यक होते हैं, ठीक है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे किसी देश में बोली जाती हो। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। दूसरे शब्दों में आप ये भी बता सकते हो कि ये किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय पहचान होती है, उसकी सांस्कृतिक एकता को दिखाती है और भावनात्मक एकजुटता को दिखाती है। ठीक है, तो ये भाषा जो है ये जनता की भावनाओं को, उनके विचारों को, उनकी जीवन शैली के बारे में अभिव्यक्ति प्रदान करती है। और क्या विशेषता होती है राष्ट्रभाषा की? तो राष्ट्रभाषा का जो आधार होता है वो जन स्वीकृति, यानी जनता के द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है उस लैंग्वेज को। ठीक है, और ऐतिहासिक विकास, यानी इतिहास भी होता है उस भाषा का, लंबे समय से उसका विकास हुआ होता है। सांस्कृतिक परंपरा भी होती है। तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ पे एक से ज्यादा भाषा बोली जाती है, बहुत भाषाएं बोली जाती है। तो ऐसे में हिंदी को सबसे ज्यादा जन समर्थन है। ठीक है, यानी अगर पूरे देश में देखें सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है तो हमारे यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। साहित्यिक परंपरा और संप्रेषण क्षमता के कारण भी ये राष्ट्रभाषा के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, वैसे देखो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ऑफिशियल राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, लेकिन हिंदी ज्यादा बोली जाती है तो इसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी राष्ट्र में एकता स्थापित करना, अखंडता बनाए रखना, राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करना। ठीक है, ये राष्ट्रभाषा की विशेषता होती है। अब दूसरी तरफ है संपर्क भाषा। ये एक सामान्य भाषा है, ये केवल कम्युनिकेशन के उद्देश्य से होती है। ठीक है, तो संपर्क भाषा क्या है इसे समझते हैं। संपर्क भाषा वो भाषा होती है जिसका प्रयोग विभिन्न भाषा भाषी समुदायों के बीच में आपस में संवाद हो सके, बातचीत हो सके, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, संपर्क भाषा का कार्य जो होता है वो भावनात्मक बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ये केवल व्यवहारिक और संप्रेषणात्मक होता है, यानी कि केवल संप्रेषण हो जाए बस, इसलिए काम आता है। ठीक है, और इस भाषा का प्रयोग जो है प्रशासन में भी यूज किया जाता है, व्यापार के लिए यूज किया जाता है, शिक्षा यात्रा के लिए यूज किया जाता है, मीडिया वगैरह के द्वारा भी इस भाषा का यूज किया जाता है ताकि एक दूसरे से संपर्क सध सके। ठीक है, तो इसी को संपर्क भाषा कहा जाता है। भारत में हिंदी को देखें तो हिंदी एक प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में देखी जाती है, इसको राष्ट्रभाषा के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, और ये विभिन्न प्रांतों के लोग इसके माध्यम से संवाद करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, मैं आपको बता दूं तो भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? कोई ऐसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? तो भारत में कोई भी एक संपर्क भाषा तो है नहीं जो आप बता दोगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो हिंदी भी एक संपर्क भाषा के रूप में है और अन्य भाषा भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हाँ, आप रहते हो, मान लो आप दिल्ली में रहते हो। ठीक है, आप रहते हो दिल्ली में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में रहते हो। ठीक है, आपकी भाषा है हिंदी, आप कौन सी भाषा में बोलते हो? हिंदी में बोलते हो। अब मान लीजिए आपको बाहर जाना पड़े, कहाँ पे जाना पड़े? तमिलनाडु। ठीक है, साउथ में जाना पड़े, यानी आप साउथ इंडिया में चले गए। कहाँ पे चले गए? तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, अब आपको बोलनी आती है हिंदी। अब तमिलनाडु में जो व्यक्ति है उसको बोलनी आती है तमिल। अब आप उस व्यक्ति से बात करोगे तो कैसे बात करोगे? आप हिंदी में बात करोगे। अब आपको हिंदी आती है, अब उसको तमिल आती है, आपको उसकी तमिल समझ में नहीं आएगी, उस तमिल वाले व्यक्ति को आपकी हिंदी समझ में नहीं आएगी। अब आपके और उसके बीच में संपर्क कैसे होगा? तो एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए ना जिसे दोनों समझते हो, तभी तो दोनों के बीच में संपर्क हो पाएगा। फिर क्या है, फिर एक तीसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा कि यार ये इसे तो हिंदी आती नहीं है और मुझे तमिल नहीं आती, तो मैं इससे कैसे संपर्क करूं? तो आपको फिर क्या है, आपको इंग्लिश आती है। ठीक है, मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है, बेशक से बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इतनी इंग्लिश आती है कि आप किसी को बोल सको थोड़ा बहुत और सामने वाले की समझ सको। ऐसे ही जो तमिल का व्यक्ति था, जो तमिल भाषा जानता था, उसको भी इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे क्या है, दोनों को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। आपने उससे इंग्लिश में बात करी, उसने आपको इंग्लिश में रिप्लाई करा। अब क्या है, यहाँ पे हमारे बीच में हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी इंग्लिश में बातें करी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश वो भी जानता था, थोड़ी बहुत आप भी जानते हो, और आपस में इंग्लिश में बात कर ली तो हमारे बीच में क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है संपर्क, यानी ऐसी भाषा जिससे संपर्क सध जाए, तो ये संपर्क भाषा हो गई। अब इसमें हिंदी भी हो सकती है, इसमें इंग्लिश भी हो सकती है, या कोई दूसरी भाषा भी हो सकती है। भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो मेन अगर पूरे देश में देखें तो हिंदी ही ज्यादा बोली जाती है, तो हम हिंदी को एज ए संपर्क भाषा भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दूसरी भाषा भी हो सकती है, ये मत सोचना कि हिंदी ही संपर्क भाषा है, कोई भी भाषा हो सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं इसका स्वरूप। तो आपको पता है राष्ट्रभाषा जो होता है वो भावनात्मक और सांस्कृतिक स्वरूप होता है, लेकिन जो संपर्क भाषा होता है उसका कोई भी भावनात्मक या सांस्कृतिक स्वरूप नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक है और संप्रेषणात्मक है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझो कि वही वाला एग्जाम्पल वापस याद करो कि भाई एक व्यक्ति को हिंदी आती है, एक को तमिल आती है।
और हिंदी वाला तमिल नहीं समझता, तमिल वाला हिंदी नहीं समझता, लेकिन दोनों को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। अब इंग्लिश से क्या करा उन्होंने, आपस में कम्युनिकेशन कर लिया, संवाद कर लिया, बातचीत कर ली। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंग्लिश जो है एक बाहरी लैंग्वेज है, दोनों को थोड़ी थोड़ी आती है, तो उससे उसका कोई भावनात्मक या सांस्कृतिक जुड़ाव नहीं है, बस संपर्क साधना था, इसलिए कम्युनिकेशन कर लिया। ठीक है, अब उद्देश्य देखते हैं। तो ये राष्ट्रीय एकता और पहचान का प्रतीक होती है। अगर भारत में देखोगे तो हिंदी जो है उसका विकास 1000 साल से भी ज्यादा समय तक होता रहा है, तो इसकी कहीं ना कहीं एक पहचान है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि पूरे देश में बोली जाती है। फिर ये क्या है, ये अलग अलग भाषा भाषियों के बीच में केवल संवाद का माध्यम होती है। क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण राष्ट्र की भावना इससे जुड़ी होती है। ठीक है, लेकिन जो संपर्क भाषा होती है ये किसी क्षेत्र समुदाय के बीच की हो सकती है, ये पूरे राष्ट्र में हो ऐसा नहीं है, ये किसी क्षेत्र में भी हो सकती है। जैसे मान लो एक तमिल क्षेत्र का व्यक्ति है, एक मलयालम यानी मलयालम बोलने वाले क्षेत्र का व्यक्ति है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं, किसी तीसरी भाषा से ठीक है थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो ये भी चल जाएगा इसमें, यानी ये छोटे क्षेत्र में होगा, पूरे भारत में हो ऐसा जरूरी नहीं होता इसके लिए। फिर नेक्स्ट है इसका आधार देखते हैं। तो ये जन भावना यानी जनता की भावना, उनकी संस्कृति, उसकी परंपरा से जुड़ी होती है, लेकिन ये केवल उपयोगिता और व्यवहारिकता से जुड़ी हुई है, केवल इसका जरूरत है इसलिए इसको उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है भूमिका, राष्ट्र को भावनात्मक रूप से जोड़ना। ठीक है, ये भावनात्मक रूप से जोड़ती है, लोगों के अंदर एकता स्थापित करती है, उनके मन में अपनी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये केवल और केवल एक सरल संचार की भाषा बनती है। ठीक है, केवल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, कोई इमोशंस, कोई भाव इससे नहीं जोड़े जाते हैं। तो ये क्या है, दोनों भाषाओं के बीच में अंतर। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना शॉर्ट में समझा देता हूँ। राष्ट्रभाषा, अब आप अच्छे से समझ गए हो तो आप क्या बोलोगे, राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो किसी देश में राष्ट्रीय पहचान या संस्कृति या भावनात्मक एकता को दिखाती है, यही हमने पढ़ा था। मुख्य बात क्या होती है, पूरे राष्ट्र की पहचान का प्रतीक होती है, यानी पूरे राष्ट्र की पहचान के रूप में उसको देखा जाता है, जनता की भावनाओं से जुड़ी होती है, संविधान में हर देश के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, याद रखना, संविधान में हर देश के लिए अनिवार्य नहीं है। अब आप भारत में देखो, भारत में क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात चली थी, बहुत विरोध हुआ, तो इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, लेकिन पूरे देश में बोली जाती है, उसको राष्ट्रभाषा के रूप में हम मान सकते हैं, पर ऑफिशियली नहीं बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की स्थिति। देखिए क्या है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अक्सर क्या होता है, लोग ना हिंदी को सोच बैठते हैं, ये समझ लेते हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये गलत है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि जब राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में बहस चल रही थी, तो उस समय बहुत सारे लोग चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, लेकिन इसका विरोध हुआ था दक्षिण भारत से। ठीक है, जैसे तमिलनाडु साइड जो क्षेत्र है, मद्रास वाला जो क्षेत्र है, वहां के लोग इसका विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई तमिल को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, हिंदी को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो बहुत विरोध हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारी हिंदी भाषा है, इसको राष्ट्रभाषा ना बनाकर राजभाषा बना दिया गया। ठीक है, अब राजभाषा क्या होती है ये आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा राजभाषा। तो राजभाषा वो भाषा होती है जिसका प्रयोग जो होता है सरकारी कामकाज में। ठीक है, सरकारी जो कामकाज होते हैं उसमें यूज किया जाता है, कानून प्रशासन या न्याय के मामलों में जिस भाषा का यूज किया जाता है उसको राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जो सरकारी दस्तावेज मिलेंगे, संसद या न्याय पत्र मिलेगा, प्रशासनिक जो कार्य होगा वो आपको हिंदी में मिलेगा। हमारे यहाँ पे इंग्लिश का भी यूज किया जाता है हिंदी के साथ साथ। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको ये चीजें मिल जाती है। तो भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो भारत में राजभाषा क्या है, वो हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी को भी यूज किया जाता है, और हमारे संविधान के आर्टिकल 343 में इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब तीसरी है संपर्क भाषा। ये तो आप जानते हैं कि बस कम्युनिकेशन करना है, किसी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाए, और कम्युनिकेशन हो जाता है तो उसको संपर्क भाषा कहा जाता है, जो जिससे संवाद हो जाए। ये राज्यों के बीच में संचार करता है, व्यापार और शिक्षा और प्रशासन में सहायक होता है, अनौपचारिक या औपचारिक दोनों तरीके की बातों में ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो भारत में संपर्क भाषा की बात करें तो हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, या कोई अन्य भाषा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। निष्कर्ष में आप बता देना कि राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा दोनों भूमिकाएं अलग अलग होती है दोनों की। ठीक है, मैंने ये राजभाषा वाला टॉपिक आपको करा दिया है, पर इस क्वेश्चन में नहीं था, याद रखना आपको। ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि राष्ट्रभाषा जो है राष्ट्र की आत्मा होती है, जबकि संपर्क भाषा जो होती है वो केवल कार्यशील माध्यम है, केवल हमारा एक तरीका है जिससे हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो यही हमको बताना था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पे चर्चा कीजिए। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी, आधुनिक कालीन हिंदी,
से किस प्रकार अलग है ये आपको बताना है। तो सेम क्वेश्चन है इसमें, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक है। आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको पहले समझना है, भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। अब इस भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को हम दो परिवारों में डिवाइड कर सकते हैं। दो परिवार कौन सा? एक तो है भारोपीय परिवार और दूसरा है द्रविड़ परिवार, ठीक है। भारोपीय परिवार में वो भाषाएं होती हैं जो आर्य भाषाएं कहलाती हैं, और द्रविड़ परिवार में वो भाषाएं होती है जो द्रविड़ भाषा कहलाती है, ठीक है। तो अगर मैं भारत को दो हिस्सों में बांट दूं इस तरीके से, तो जो दक्षिण भारत है, जो नीचे आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, तो यहाँ जो है आपको ये द्रविड़, ठीक है। यानी मैं एक बार इसको काट देता हूँ, दो हिस्सों में काट देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ द्रविड़ और इसको लिख देता हूँ भारोपीय, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है वो भारोपीय परिवार की भाषाएं, यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है वो द्रविड़। बस आपको भारोपीय याद नहीं करना, आगे बोली वाला टॉपिक कराऊंगा तो वहां पे अपने आप समझ में आ जाएगा। बस आपको द्रविड़ याद रखना है। द्रविड़ में आपकी जो साउथ में तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, ठीक है। ये सब द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। इतना आपको समझ में आया? बस इतना ही समझना था। अब आगे और डिटेल में समझते हैं। देखो, आज के समय में जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, जो हिंदी मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और जो हिंदी आप सुन रहे हो और पढ़ रहे हो, ये आधुनिक हिंदी है। क्या आज से 3-4 हजार साल पीछे चले जाएं हम, तो क्या तब भी जो हिंदी थी वो ऐसी ही हिंदी थी? यानी जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं, क्या आज से 4,000-3,000 साल पीछे भी यही हिंदी बोली जाती थी? तो आपका क्या आंसर होगा? आप कहोगे नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस समय हिंदी अलग थी, ठीक है। कौन सी? आपको पता है, हिंदी जो है वो संस्कृत से बनी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, या आर्य भाषा परिवार में आती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब वैदिक संस्कृत में क्या है, जो हमारे पुराने जो वेद लिखे हुए हैं वो सब आपको वैदिक संस्कृत में मिलते हैं। फिर बाद में वैदिक संस्कृत में हो गया परिवर्तन, ठीक है। अब पाणिनि जो विद्वान थे, उन्होंने क्या कर दिया, संस्कृत का व्याकरण लिख दिया, जो कि अष्टाध्यायी नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जब अष्टाध्यायी की रचना करी, तो जो व्याकरण आ गया, अब संस्कृत में बदलाव आ गया। अब जो संस्कृत है उसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है, ठीक है। यानी वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए थे, तो लौकिक संस्कृत में बाद के ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। कौन से ग्रंथ हो गए? जैसे आपके रामायण, महाभारत, ये जो संस्कृत में लिखे गए हैं ये लौकिक संस्कृत कहलाता है, ठीक है। और ये वैदिक संस्कृत से आसान थी। अब लौकिक संस्कृत के बाद कौन सा समय आया? पाली। यानी कौन सी लैंग्वेज आई? पाली। अब पाली को हम जोड़ के देखते हैं बौद्ध भाषा से, क्योंकि आपको बौद्ध जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो आपको ज्यादातर पाली भाषा में लिखे मिलेंगे, ठीक है। आपको अशोक के कुछ शिलालेख भी आपको पाली और प्राकृत में देखने को मिलते हैं, ठीक है। पाली के बाद आता है प्राकृत, ठीक है। प्राकृत जो है इसको जन भाषा कहा जाता था, यानी आम साधारण जनता की भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। फिर प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो होता है इसको कहा जाता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। भाषा में कुछ अशुद्धता आने लगी थी, भाषा के रूप बिगड़ रहे थे, तो इसको अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। इसको अवहट के नाम से भी कई जगह पे जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आई आधुनिक हिंदी। यानी आज जो हम हिंदी बोलते हैं ना, वो इतने सफर तय करके आई है, समझ गए। कभी वो वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत बनी, फिर पाली बनी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर जाके आधुनिक हिंदी बनी। तो इस पूरे के पूरे क्रम को आपको याद रखना है। अब ये किस समय में क्या था ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखो, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में, यानी 1500 बीसी से लेके 800 बीसी के समय में वैदिक संस्कृत थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 800 बीसी से लेके 500 बीसी तक का जो काल था, इसमें आती है लौकिक संस्कृत। जो भी ग्रंथ लिखे गए वो सब लौकिक संस्कृत में लिखे गए। यहाँ पे जो भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो वेद हो या प्राचीन उपनिषद हो, वो सभी के सभी वैदिक संस्कृत में लिखे गए। फिर एक समय आता है, यानी 500 बीसी से आप ये लगा लो कि 1 एडी तक, ठीक है। यानी कि इसको अगर हिंदी में बोलूं मैं, 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईसवी तक का जो काल था, इसको हम पाली वाला काल कहते हैं। इस समय में जो भी ग्रंथ लिखे मिले हैं, ज्यादातर बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं या फिर अन्य ग्रंथ मिलते हैं, वो ज्यादातर पाली भाषा में लिखे मिलते थे, ठीक है। फिर समय आता है 1 ईसवी से लेके, क्योंकि अब हम ईसा पूर्व से हट चुके हैं, हम ईसवी की तरफ आ गए, तो 1 ईसवी से लेके 500 ईसवी तक का जो समय था, इसमें प्राकृत भाषा थी, ठीक है। इसके बाद आता है अपभ्रंश काल, और ये 500 से 1000 एडी के आसपास का समय माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका आधुनिक हिंदी काल। इसमें क्या है, आधुनिक हिंदी काल के काल को अगर हम माने 1000 एडी यानी ईसवी से लेकर अब तक का जो समय है, ठीक है। अब क्या चल रहा है, मान लो 2025-26 चल रहा है, ठीक है। तो आज तक का जो ये 1000 से लेके
ये 2025 तक का, ये लगभग लगभग 1000+ साल जो आ गए हैं, इसमें आधुनिक हिंदी हुई है। ठीक है, आधुनिक हिंदी का विकास हम इन्हीं 1000 साल में मानते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बोलियां थी, बहुत सारी बोलियां थी। अगर मैं वो बताऊंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उसको मत समझो, बस इतना समझ लो ऐसे ऐसे हमारे सामने हिंदी आई है। ठीक है, अब चलते हैं, अब डिटेल में एक एक टॉपिक को समझते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं, सॉरी यहाँ पे आपसे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को पहले समझते हैं। बोली वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अगला अगला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है ना, आप ये मान लो अपभ्रंश काल, अपभ्रंश के बाद जो है ये हुआ है। तो ये 1000 साल तो इसको हो चुके हैं, 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 1000 साल+ हो चुके हैं। यानी 1000 ईस्वी के आसपास से इसकी शुरुआत मानी जाती है, और आज तक का समय जो है ये हिंदी के विकास के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो हिंदी का विकास जो है इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। यानी ये 1000 साल में जो हिंदी का विकास हुआ है, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहला हमने कह दिया आदिकाल, दूसरा हमने कह दिया मध्यकाल, तीसरा हमने कह दिया आधुनिक काल। ठीक है, यानी इन 3 कालों में ये जो विकास हुआ है हिंदी का, इसी को हमको समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल की। तो आदिकाल में जो हिंदी भाषा था उसका क्या स्वरूप था, इसको समझते हैं। आदिकाल में जो हिंदी थी, हिंदी भाषा थी, वो अपभ्रंश के बहुत निकट थी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना अभी, अपभ्रंश के बाद ही आधुनिक हिंदी आई है। यानी हिंदी कहीं ना कहीं अपभ्रंश के बहुत नजदीक है। तो इस समय में हमारी जो हिंदी है वो अपभ्रंश के बहुत नजदीक थी, और भाषा का जो रूप है वो अभी पूरी तरीके से स्थिर नहीं हो पाया था। कहीं ना कहीं अपभ्रंश के शब्द जो थे वो आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में, और हिंदी और अपभ्रंश के बीच में आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट कनेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, कोई बड़ा अंतर इस समय में आपको नहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं ये एक जैसा ही दिखेगा। फिर आदिकालीन हिंदी का व्याकरण, यानी लगभग लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आदिकालीन हिंदी का जो व्याकरण है ये अपभ्रंश के जैसा ही था, उससे मिलता जुलता। भाषा में अनेक ऐसे रूप प्रचलित थे जो सीधे अपभ्रंश से आए थे। ठीक है, सीधा अपभ्रंश से आए थे ये। धीरे धीरे अपभ्रंश के जो व्याकरणिक रूप था, इसका प्रयोग तो वो कम होने लगा। ठीक है, फिर समय के साथ क्या हुआ, अपभ्रंश का जो व्याकरण था वो कम होने लगा, और हिंदी अपने आप में मजबूत होने लगी। यानी हिंदी स्वतंत्र व्याकरणिक रूप में विकसित होने लगी। ठीक है, कहने का मतलब है अब अपभ्रंश का व्याकरण यूज नहीं हो रहा, अब हिंदी का अपना स्वतंत्र व्याकरण बनने लगा। फिर लगभग लगभग ऐसा माना जाता है 1000 से लेके 1400 एडी तक। ठीक है, यहाँ पे ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं। 1000 से लेके 1400 ईस्वी के अगर आसपास देखें, तो हिंदी जो थी अपने पैरों पे खड़ी होने लगी थी, यानी हिंदी अपभ्रंश से अलग होने लगी थी। तो इस समय तक अपभ्रंश के रूप का प्रयोग जो है वो लगभग लगभग समाप्त हो गया 1400 के आसपास, और हिंदी अपने आप में एक अलग लैंग्वेज बन चुकी थी। अब इसके शब्द भंडार की बात करें कि इसमें वर्ड जो थे वो कैसे थे, तो इस समय में विदेशी शब्द का आगमन हो रहा था। इस काल में हिंदी में बड़ी संख्या में विदेशी शब्द आए। ऐसा माना जाता है कि 3500 के करीब फारसी शब्द इसमें शामिल हो गए। ठीक है, 2500 इसमें अरबी शब्द शामिल हो गए, 125 पश्तो शब्द इसमें शामिल हो गए। तो इस प्रकार से हम देखें तो 5000 से भी ज्यादा शब्द शामिल हो गए थे जो विदेशी भाषा के थे, यानी हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, बाहर की भाषा से आके इसमें जुड़ गए थे। फारसी भाषा के कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां जो थी वो भी हिंदी में चलने लगी थी। इसी समय क्या होता है, देशज शब्दों की वृद्धि, यानी भक्ति आंदोलन का काल आया। पाली प्रकृत अपभ्रंश के समय देखें तो भाषाओं में बहुत सारे शब्द जो थे वो बढ़ते गए। तो हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है ये बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया, और भाषा जनता के ज्यादा निकट हो गई, और पहले से काफी ज्यादा अपभ्रंश काल से काफी ज्यादा सुधर भी गई और सरल भी हो गई। ठीक है, फिर यूरोपीय देशों से संपर्क हुआ, यानी कि यूरोप के देश हो गए जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल वगैरह हो गए, इनसे संपर्क बढ़ा। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द यानी यूरोपियन भाषा के शब्द भी हिंदी में जुड़ते गए। ठीक है, अब देखो साहित्य में प्रयोग, यानी इस समय में जो लिटरेचर लिखा गया उसमें ज्यादातर अगर आप देखोगे तो लिटरेचर में धर्म की प्रधानता होती थी। ज्यादातर जो लिटरेचर था या तो वो राम भक्ति से रिलेटेड था या कृष्ण भक्ति से रिलेटेड था। तो राम भक्ति के लिए अवधी भाषा यूज की जाती थी, कृष्ण भक्ति जो है वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, फिर दक्षिण भारत में जाएं तो वहां पे दक्षिणी हिंदी, उर्दू, डिंगल टिंगल पिंगल, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और मैथिली, ये सारी जो लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, इसमें भी रचनाएं हो रही थी। तो इस काल में हम देखें तो कहीं ना कहीं महान साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी को और ज्यादा समृद्ध बनाया। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आदिकाल में जो हिंदी थी
वो अपभ्रंश के बहुत नजदीक थी, लेकिन 1400 ईस्वी के आसपास तक हिंदी स्वतंत्र हो चुकी थी, अपने आप में महत्वपूर्ण हो गई थी, और अपभ्रंश से उसका पीछा छूट चुका था, हिंदी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा आदिकाल में। इसके बाद आता है मध्यकाल, यानी 1400 के बाद के समय को देखते हैं। तो इस काल में हिंदी भाषा जो है उसमें ध्वनि, व्याकरण, शब्द भंडार में काफी परिवर्तन हुए। फारसी जो भाषा है इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय में फारसी शिक्षा और दरबारी प्रयोग, क्योंकि इस समय में कई जगह पे आपको देखोगा मुस्लिम शासक थे। ठीक है, मुगल शासक जो थे, मुगल शासक के समय में देखो, या फिर दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत का काल था उस समय में देखो, तो आपको ये फारसी जो शब्द हैं ये आपको दिखेंगे। ठीक है, फारसी भाषा के शब्द जो थे वो दिखेंगे जो हिंदी में जुड़ रहे थे। उच्च वर्ग और नौकरी पेशा के लोग जो थे वो फारसी का प्रचार हुआ उनके बीच में। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हिंदी में तुर्की शब्द, अरबी शब्द, फारसी मूल के जो शब्द थे वो आने लगे। ठीक है, इसी समय में ये क ख ग ज फ, ये जो नीचे आपको बिंदु दिख रहा है ना, ये सब बाहर से बाहर के रूप में देखा जाता है इसको। ठीक है, तो ये जुड़ने लगे थे। फिर व्याकरण में भी कुछ परिवर्तन हो रहा था। इस समय क्या था, अपभ्रंश से स्वतंत्रता, यानी अपभ्रंश से ये दूर हो गई थी हमारी हिंदी भाषा। ठीक है, तो इस काल में हिंदी भाषा जो है और इसका जो व्याकरण है वो पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी थी, और अपभ्रंश का जो व्याकरणिक रूप था यानी व्याकरण का रूप था उससे हिंदी बिल्कुल अलग हो चुकी थी। ठीक है, अपभ्रंश वाला सिस्टम बिल्कुल समाप्त हो गया था। जो अपभ्रंश रूप शेष रहा उन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया, यानी कि अब एकदम से नहीं है कि अपभ्रंश 100% खत्म हो गया होगा, उसके कुछ शब्द तो हिंदी में रहे होंगे तो उसको हिंदी ने अपने अंदर समाहित कर लिया। ठीक है, इससे हिंदी का जो व्याकरण है वो स्वतंत्र और स्थिर रूप से विकसित हुआ। फिर भाषा का अधिक वियोगात्मक होना, आदिकालीन जो भाषा थी उसकी तुलना में हिंदी जो थी अब ज्यादा वियोगात्मक हो गई, यानी संयोगात्मक रूप यानी जो संयुक्त रूप है वो कम होता चला गया। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, परसर्ग जैसे को, से, मैं, ये सारी चीजों का प्रयोग बढ़ने लगा। ठीक है, इसको, उसको, इससे, उससे, इसमें, उसमें, इस तरीके के जो शब्द थे ये बढ़ने लगे। ठीक है, सहायक क्रियाओं का प्रयोग भी अधिक होने लगा, और वाक्य रचना इस समय में काफी ज्यादा स्पष्ट हो गई थी और सरल बन चुकी थी। फिर फारसी प्रभाव से वाक्य रचना में परिवर्तन, अब जो उच्च वर्ग था वो फारसी के प्रचलन के कारण हिंदी की वाक्य रचना में फारसी कहीं ना कहीं शब्द जो थे वो भी आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि फारसी शब्द आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे इस काल में। फिर शब्द भंडार की बात करते हैं, मध्यकाल। ठीक है, तो विदेशी शब्द जो थे, फारसी कहा जाता है, इतने इतने बाहर के शब्द जो थे वो जुड़ चुके थे मध्यकाल में और बढ़ चुके थे। ये तो आपको आदिकाल में जुड़े दिख गए थे, लेकिन कहते हैं कि और भी शब्द जो थे यहाँ पे बढ़ गए थे, 5000 से ज्यादा शब्द जो थे वो यहाँ पे आ चुके थे। तत्सम शब्दों की भी वृद्धि हो रही थी, यानी भक्ति आंदोलन में चरम पर पहुंचने में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ रहा था। ठीक है, अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो देखिए तत्सम शब्द जो है मैं यहाँ पे दो तरीके के शब्द बता देता हूँ, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। आपने वैसे पढ़ा होगा, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, और सेम जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे अगर यूज कर लिए जाए हिंदी में आ जाए तो उसको तत्सम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो संस्कृत से बदल जाए हिंदी में उसको तद्भव कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे सेम एज इट इज संस्कृत के शब्द यूज करें, लेकिन यहाँ पे उसमें कुछ बदलाव आया। जैसे आपने अग्नि पढ़ा होगा, अग्नि से आग बन गया। ठीक है, कर्ण आपने पढ़ा होगा, कर्ण से कान बन गया। ठीक है, सर्प आपने पढ़ा होगा, सर्प से सांप बन गया। तो ये कुछ तत्सम तद्भव शब्द होते हैं। तो इस समय में तत्सम शब्द वगैरह जो संस्कृत के थे वो भी यहाँ पे जुड़ने लगे थे। ठीक है, और भाषा जो थी वो संस्कृत निष्ठ शब्दों से काफी बड़ी हुई थी, भर गई थी, और ये कहीं ना कहीं भाषा की गंभीरता को दिखाता है। लेकिन इसी समय यूरोपियन से भी हमारा प्रभाव, मतलब कांटेक्ट बढ़ रहा था, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे स्पेनी हो, चाहे फ्रांसीसी हो, अंग्रेजी हो, तो इनके शब्द भी कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज में जुड़ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मध्यकाल। तीसरे नंबर पे है आधुनिक काल। इस समय में उर्दू का प्रभाव हो गया था तो हमारी हिंदी भाषा में, ठीक है, उर्दू के शब्द बहुत ज्यादा यूज आने लगे थे। ठीक है, क्योंकि उर्दू जो थी फारसी और अरबी के बाद यहाँ पे उर्दू का प्रचलन बढ़ रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उर्दू के शब्द भी हिंदी में जुड़े। अंग्रेजी का जो अ शब्द है ये बहुत ज्यादा जुड़ रहा था, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी। ठीक है, यहाँ पे आपको अ शब्द दिख रहा है, तो ये काफी बढ़ रहा था अंग्रेजी का। नए संयुक्त व्यंजन भी जुड़ रहे थे, जैसे ट्रा, टा और रा, ट्रा इन मिलके बने ना दो शब्दों से ट्रा, तो ऐसे शब्द भी काफी ज्यादा हिंदी में बढ़ रहे थे। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो बोलियों के व्याकरण का स्वतंत्र विकास हो रहा था, यानी आदिकाल में हिंदी की जो बोलियां थी उसका अस्तित्व आदिकाल में ही प्रारंभ हो गया था। फिर उस समय आसपास के क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती थी उसका भी कहीं ना कहीं व्याकरण में कुछ प्रभाव हुआ।
मध्यकाल में क्या हुआ, ये जो बोलियां थी ये आपस में मिश्रण, इनके आपस में मिश्रण में थोड़ी कमी आने लगी। तो इस समय में इसका क्या प्रमाण हुआ कि आप देखोगे सूर हो गए, सूरदास हो गए, बिहारी हो गए, देव हो गए, इनकी भाषा जो ब्रज भाषा थी या जायसी तुलसी, इनकी जो अवधि भाषा थी, इनके जो लेखन है उसमें आपको इसका असर दिखेगा, व्याकरण का असर आपको इनके लेखन में दिखेगा। ठीक है। फिर हिंदी का वियोगात्मक स्वरूप, आधुनिक काल में हिंदी जो थी वो पूर्णतः वियोगात्मक भाषा बन चुकी थी। शब्दों में अलग अलग विभक्ति चिन्ह जो थे वो यूज होते थे, उसके स्थान पर कई जगह पे परसर्ग यूज किए जाने लगे थे। ठीक है, शब्दों के बाद में जो जुड़ते हैं। और वाक्य रचना जो थी यहाँ पे काफी सरल हो चुकी थी। व्याकरण देखें तो इसमें स्त्रीकरण आ रहा था, क्योंकि प्रेस, रेडियो, शिक्षा व्यवस्था, हर जगह कहीं ना कहीं आपको व्याकरण का प्रयोग दिखेगा। तो इस कारण हिंदी व्याकरण का रूप जो था वो पहले के मुकाबले स्थिर हो चुका था काफी हद तक। ठीक है। फिर विदेशी भाषाओं का भी प्रभाव हुआ, क्योंकि इस समय में हमारे जो समाचार पत्र थे, रेडियो, सरकारी कामकाज की जो भाषा थी, उसमें अंग्रेजी का प्रयोग भी कई जगह होने लगा था। तो अंग्रेजी जो शिक्षा था उसका भी काफी असर पड़ा। ठीक है। फिर अंग्रेजी का प्रभाव, हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द जुड़ गए, मुहावरे यूज किए जाने लगे, लोकोक्तियां यूज की जाने लगी। ठीक है। और हमारी हिंदी भाषा की कई चीजों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाने लगा था। तो ये कुछ बदलाव आए थे आधुनिक काल में। ठीक है। तो ये आपको तीनों काल के बारे में समझना था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां। तो हिंदी भाषा को अगर हम देखें तो इसको अलग अलग क्षेत्र में देख लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषा को आप समझिए, इसको चार प्रकार की, चार दृष्टि से देखा जाता है। एक हिंदी क्षेत्र की बोलियां, फिर दक्षिणी, बम्बईया, कलकतिया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो हिंदी क्षेत्र की बोली कौन सी है, जो यूपी में, बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन जगह पे हिंदी बोली जाती थी। ये हिंदी क्षेत्र की बोली वाले क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है। तो ये तो चलो समझो ना समझो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे समझना है। देखो, जैसे ये क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी उत्तर क्षेत्र हो गया, फिर यहाँ पे आपको उत्तरी क्षेत्र दिखेगा, सॉरी ये पूर्वी क्षेत्र दिखेगा, ये पश्चिम उत्तर क्षेत्र दिखेगा, यहाँ पे आपको दक्षिण क्षेत्र दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको मध्यवर्ती क्षेत्र दिखेगा। तो इस तरीके से ये क्षेत्र जो थे, हर क्षेत्र में क्या था, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। जैसे अगर मैं बात करूं पश्चिमी हिंदी उपभाषा, यानी हमारी जो हिंदी है, इसको 5 उपभाषा या 5 बोली क्षेत्र में आप बांट सकते हो। यानी बोली क्षेत्र में इसको कह दूंगा या उपभाषा क्षेत्र कह दूंगा। जैसे मान लो पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पे होगा, तो ये जैसे ये पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। तो इधर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। और ये राजस्थानी क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला। फिर ये बिहारी क्षेत्र हो जाएगा। इधर पहाड़ी क्षेत्र था ये पूरा का पूरा। तो इस तरीके से इसको क्षेत्रों में बांट दिया। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती थी। ठीक है। तो 5 क्षेत्र, कई किताबों में इसको 4 क्षेत्र में बांटा जाता है। जैसे देखो, कई जगह पे 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, कई जगह पे 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। और बोलियों की संख्या कई जगह पे 17 बताई जाती है, कई किताबों में, कई जगह पे 18 बताई जाती है। तो आपको घबराना नहीं है, 18 लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझो, यानी जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। बिहारी क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, ठीक है, ये भाषा बोली जाती है। राजस्थानी क्षेत्र में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। तो ये सारी की सारी जो अलग अलग क्षेत्रों में जो ये बोली बोली जा रही है, ये 18 के करीब बनती है, कुछ किताबों में 17 बताई जाती है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग माना है। कुछ विद्वान 17 मानते हैं तो कुछ 18 मानते हैं, दोनों सही है, गलत कहीं नहीं होगा। पेपर में आप 17 18 कुछ भी लिखो, गलत नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी बोलियां, अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती थी। ठीक है। अब किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, बोली बोली जाती है, सॉरी, ठीक है, इसको भाषा की जगह आप बोली बोलोगे। तो कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है इसको समझते। तो ब्रज भाषा, ये जो बोली है, ये कहाँ पे बोली जाती थी, तो ये मथुरा क्षेत्र हो गया, आगरा क्षेत्र हो गया, अलीगढ़, भरतपुर, हाथरस, बदायूं, इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र थे। ठीक है। तो हमें बस मोटे मोटे ये 3 4 क्षेत्र याद रखने हैं, यहाँ पे ये बोली जाती है। तो आपको जो कृष्ण भक्ति के जो काव्य लिखे मिलेंगे, ठीक है, जो भी कृष्ण भगवान से रिलेटेड काव्य हैं, वो ब्रज भाषा में लिखे जाते थे। सूरदास की रचनाएं हो गई, या मधुर गीतात्मक भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। फिर दूसरा है खड़ी बोली। ये दिल्ली के क्षेत्र में, मेरठ की साइड में, बिजनौर में, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी में ये बोली जाती है, इसको खड़ी बोली कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक मानक हिंदी के रूप में इसको माना जाता है। प्रशासन में, शिक्षा में, मीडिया की भाषा के रूप में इसको देखा जाता है। सरल और व्यवहारिक भाषा है ये खड़ी बोली। फिर कन्नौजी,
ये कन्नौज क्षेत्र हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, इटावा, मैनपुरी, हरदोई, ठीक है, यहाँ पे बोली जाती है। तो ये ब्रज और खड़ी बोली का बीच का क्षेत्र है, यानी एक तरफ ब्रज भाषा का क्षेत्र है, एक तरफ खड़ी बोली का क्षेत्र है, तो उसके बीच के क्षेत्र में ये बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो गाँव वाँव में ये ज़्यादातर बोली जाती है। बांगड़ू जो है इसको हरियाणवी भी कहा जाता है। आप हरियाणा क्षेत्र में देखोगे, राजस्थान के सीमा के आसपास के क्षेत्र में भी ये बोली जाती है, इसको हरियाणवी या आपको इसको बांगड़ू भी कहा जाता है, ठीक है। तो राजस्थानी और हरियाणवी का मिश्रण है ये, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई बोली है। फिर है बुंदेली, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बोली जाती है, यूपी और एमपी के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो वीर रस की जो आपको लोक कथा मिलती है वो ज्यादातर इसी भाषा में मिलती है, ठीक है। कठोर है, ये मुश्किल है, लेकिन प्रभावशाली बहुत है। फिर अवधि की बात करें तो आपको अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली के आसपास के क्षेत्र में, तो राम भक्ति के काव्य जो इस क्षेत्र में लिखे गए हैं, चाहे रामचरितमानस हो गए, ये भी आपको अवधि में ही लिखी मिलेंगी, ठीक है। बघेली की बात करें तो रीवा हो गया, एमपी में देखोगे सतना, सीधी, इन सभी क्षेत्रों पे आपको बघेली बोली मिलेगी, ठीक है। तो ये लोकगीत और लोक कथा जो होती है इसी भाषा में आपको मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में यहाँ पे समृद्ध लोक संस्कृति में आपको ये मिलेगा, गीत मिलते हैं इसमें, नृत्य, कहावतें, सारी चीजें आपको इस बोली में मिल जाएंगी। फिर राजस्थान की साइड चलते हैं तो वहाँ पे मेवात, ठीक है, अलवर, भरतपुर, मेवात, यहाँ पे बोली जाती है। ये राजस्थानी की मिश्रित बोली है। फिर मालवी की बात करें, उज्जैन की तरफ जाओ, मध्य प्रदेश में इंदौर की तरफ जाओ, तो यहाँ पे बोली जाती है ये, ठीक है। मारवाड़ी की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के क्षेत्र में ये बोली जाती है। जयपुरी जयपुर और दौसा के क्षेत्र में बोली जाती है। फिर बिहार की साइड आओगे तो मैथिली हो गई, ठीक है, मिथिला जो उत्तर प्रदेश और बिहार की साइड में मिलेगा, उत्तर बिहार की साइड में मिलेगा। तो यहाँ पे समृद्ध साहित्यिक परंपरा आपको इसी बोली में मिलती है। विद्यापति की भाषा यही थी, अलग अलग लिपि आपको देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। फिर मगही की बात करें तो ये गया और पटना वाला क्षेत्र हो जाता है बिहार में, यहाँ पे मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली ये भाषा है। फिर भोजपुरी की बात करें तो पूर्वी यूपी में और पश्चिमी बिहार में, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो इसकी फिल्में वगैरह में आप भोजपुरी लैंग्वेज देखोगे। तो इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र को देख लेते हैं। गढ़वाली उत्तराखंड में गढ़वाल वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊनी जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। नेपाली जो है हिमालय वाला क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, सिक्किम का क्षेत्र, उत्तराखंड का क्षेत्र, यहाँ पे ये बोली जाती है। क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। तो निर्गुण भक्ति काव्य जो है मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन था उसकी एक महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है, ठीक है। इसमें क्या था, ईश्वर को निर्गुण माना गया है, निराकार माना गया है। और इस परंपरा के प्रमुख जो कवि थे वो कबीरदास जी हो जाएंगे, गुरु नानक जी हो जाएंगे, दादू जी और रैदास जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं, इसको समझते हैं। तो जो निर्गुण निराकार ईश्वर की अवधारणा है, इसमें भक्त जो होता है वो ईश्वर को किसी रूप या रंग या एक मूर्ति के रूप में कभी भी नहीं पूजता है, ठीक है। यानी इन सब से वो बिल्कुल डिफरेंट मानता है। यानी ईश्वर का इसमें कोई आकार नहीं है, ईश्वर का कोई रंग नहीं है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, मूर्ति रूप से वो पूजा नहीं करेगा, ठीक है। उसमें ईश्वर को वो परमात्मा, निराकार, सर्वव्यापी और अनंत मानते हैं। फिर इसमें आडंबर और जो कर्म कांड है इसका विरोध किया गया है। जैसे कि मान लो मूर्ति पूजा होती है, तीर्थ यात्राएं होती है, व्रत होता है, ठीक है, उपवास होता है, ये सब दिखावटी माना गया है। यानी कि ये सब क्या है, ये सब आडंबर माना गया है, यानी इसका तीखा विरोध मिलता है। सच्ची भक्ति को आंतरिक साधना से जोड़ के बताया जाता है। फिर ज्ञान और अनुभव पर बल, निर्गुण भक्ति में शास्त्रों की अपेक्षा आत्म अनुभूति, ठीक है, जो किताबों से पढ़ते हो ज्ञान वो नहीं, बल्कि आत्म अनुभूति, ठीक है, ज्ञान और विवेक, इसको ज्यादा महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता और मानवतावाद। जाति भेद, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का खंडन किया गया है। यहाँ पे मानव जो है वो मानव की समानता और करुणा का संदेश जो है ये प्रमुख माना गया है। मानवता का संदेश, मानव की समानता का संदेश, ठीक है, इसको महत्व दिया गया है। फिर गुरु की महत्ता, यानी ईश्वर साक्षात्कार के लिए गुरु को सबसे आवश्यक माना गया है। गुरु को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक बताया गया है, क्योंकि गुरु जो होता है वो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, तो इसलिए गुरु को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। फिर सरल और लोक भाषा का प्रयोग, जो निर्गुण संत थे उन्होंने जो भी लिखा था वो जो लोकल लैंग्वेज थी, यानी जो जन सामान्य की भाषा थी, ठीक है, जैसे सदुक्कड़ी हो गई, खड़ी बोली हो गई, अवधि हो गई, ब्रज हो गई, इन भाषाओं का प्रयोग करके इन्होंने लिखा है। फिर सहज और व्यवहारिक भक्ति, यानी भक्ति को जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। सदाचार, सत्य, प्रेम, सेवा, इन सब चीजों को महत्व दिया गया है। फिर पदेशात्मक और प्रतीकात्मक शैली, यानी दोहे, साखी, उलटबासी, प्रतीक, इनके माध्यम से बहुत जो गहरा सत्य होता है उसको आसान भाषा में सरल ढंग से बिल्कुल व्यक्त किया जाता है, ठीक है। निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि निर्गुण भक्ति काव्य जो है
इससे भारतीय समाज में आध्यात्मिक जागरण यानी लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक हुए, समाज में सुधार हुआ, ठीक है, सुधार, समाज सुधार की बातें जो है इसमें लिखी गई है। और मानवतावाद को कहीं ना कहीं इसने मजबूत किया। इसमें सादगी भी दिखेगी, निर्भीकता भी दिखेगी, लोक संबद्धता यानी सादगी, एकदम सिंपल लिखा है, बिना किसी भय के लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें दिखती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास के बारे में आपको बताना है। तो भक्ति आंदोलन भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण धारा मानी गई है। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था ईश्वर से प्रेम, मानव और मानवता का सम्मान और मानव को समान मानना, ठीक है। इन सारी चीजों को इसमें केंद्र में रखा गया है। इस आंदोलन ने धर्म को कर्मकांड, जातीय भेदभाव, आडंबर से मुक्त कर दिया है, ठीक है। कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, जातिगत भेदभाव की आवश्यकता नहीं है, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इसमें माना गया है। इसकी जो इसका बैकग्राउंड जो है वो दार्शनिक है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की जो वैचारिक जड़ें हैं वो आपको उपनिषद से मिलेगी, गीता से मिलेगी, वेदांत का दर्शन आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे ईश्वर भक्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है, और मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी ईश्वर की भक्ति, आत्मा से परमात्मा का मिलन और मोक्ष की चर्चा, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो गीता में अगर आप देखोगे तो उसमें भी भक्ति योग को मोक्ष का सरल मार्ग बताया गया था। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है सामाजिक परिस्थितियां, क्योंकि आपको पता है मध्यकालीन समाज में जाति व्यवस्था जो थी कठोर हो चुकी थी, ब्राह्मणों का धार्मिक वर्चस्व बढ़ गया था, निम्न वर्ण और शूद्र इनके बीच में कहीं ना कहीं आप देखोगे निम्न वर्ण के जो थे, जो शूद्र थे, इनको बहुत ज्यादा मतलब समाज में भेदभाव झेलना पड़ता था, ठीक है, अधिकारों से इनको वंचित कर दिया जाता था। तो भक्ति आंदोलन ने इन असमानताओं के खिलाफ मानव मात्र की समानता का संदेश दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, कोई जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी मानव समान माने जाएंगे। फिर धार्मिक प्रतिक्रिया, उस समय में कर्मकांड, यज्ञ, बलि देना, तीर्थ यात्रा करना, बाहरी आडंबर, ये बहुत ज्यादा था। तो जनता इससे त्रस्त हो रखी थी। तो भक्ति संतों ने धर्म को सरल बनाया, सहज बताया। उन्होंने कहा कि हृदय से जुड़ा हुआ है, आप ईश्वर की पूजा घर बैठे, ठीक है, ईश्वर को याद कर सकते हो, ईश्वर से जुड़ सकते हो, आपको उसके लिए तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यज्ञ करवाने की आवश्यकता नहीं है। यानी इन्होंने उसको और सरल बनाया। फिर इस्लामी प्रभाव, इस समय में क्या था, इस्लाम का आगमन हो रहा था, सूफी संत जो थे ये भी अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रहे थे। समानता और ईश्वर भक्ति के विचारों ने भी कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया था। तो इस समय में हिंदू मुस्लिम जो सांस्कृतिक समन्वय है वो भी इसी समय में आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है भक्ति आंदोलन का विकास। तो ये 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में मध्यकाल में हुआ था। तो इसको दो धाराओं में बांट के पढ़ते हैं। एक है निर्गुण भक्ति धारा, इसमें क्या है, इसमें ईश्वर को निर्गुण माना जाता है, निराकार माना जाता है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, ठीक है, कर्म मूर्ति पूजा नहीं होती, कर्मकांड का विरोध किया जाता है। इसमें ज्ञान, अनुभव और गुरु पे बल दिया जाता है। इसको कबीर, गुरु नानक, दादू, रैदास, ये इसके प्रमुख कवि थे। दूसरा है सगुण भक्ति। इसमें क्या होता है, ईश्वर को एक रूप के, एक ईश्वर का एक रूप होता है, उसकी एक मूर्ति बना के उसको पूजा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसको भी दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति जो है मर्यादा, आदर्श और लोक मंगल, इस पे बल देता है। इसके प्रमुख कवि जो हैं वो तुलसीदास हैं, इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। तो कृष्ण भक्ति जो है ये प्रेम, माधुर्य और लीला भावना, इसको महत्व देती है। इसमें सूरदास, मीराबाई और नंददास, इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईश्वर की पूजा होती है और मूर्त रूप में पूजा होती है, यानी उनकी मूर्ति की पूजा होती है। जबकि इसमें निर्गुण भक्ति में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, भाषा और साहित्य की योगदान, यानी भक्ति संतों ने संस्कृत के स्थान पर लोक भाषा, जो लोकल जो लोगों की भाषा थी, जैसे अवधी हो गई, ब्रज हो गई, संस्कृत सॉरी खड़ी बोली हो गई, ठीक है, सदुक्कड़ी हो गई, इसका प्रयोग करा ताकि जनता जो है आसानी से समझ पाए। दोहे के रूप में लिखा गया, पद लिखे गए, साखी लिखे गए, भजन लिखे गए और बिल्कुल सरल भाषा में लिखे गए ताकि उसे जो जन है, जनता है, वो आसानी से समझ सके। अगला पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। तो जाति भेद, ऊंच नीच का विरोध किया गया, स्त्रियों को भक्ति में स्थान दिया गया, मीराबाई आप उसका एग्जाम्पल है। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया, नैतिकता, प्रेम और करुणा का प्रसार किया गया। निष्कर्ष क्या है, भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक समन्वय और साहित्यिक पुनर्जागरण का माध्यम बना था। इस आंदोलन में आप देखोगे तो भारतीय समाज को आडंबर से मुक्त कराने के लिए बात की गई, क्योंकि समाज में जो कुरीतियां थी उस कुरीतियों का विरोध किया गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था। यहाँ पे अपना ये वीडियो खत्म हो जाता है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें,
सब्सक्राइब जरूर कर लें। थोड़ा जल्दी जल्दी में कराया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, माफ़ी चाहता हूँ। पर आप आराम से इसको, अगर आपको लगता है ज़्यादा जल्दी बताया तो आप वीडियो की जो स्पीड होती है उसको कम करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है स्लो बताया तो आप उसकी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।